चलें स्टार्ट करेंगे। रजिस्टर खोलिएगा जी। कहाँ तक पहुंचे थे देख के बताएं। भी चला दो, ऐसी बोल रही है, पंखा बंद कर दो। ये फैन बंद कर दें, वो एसी चला लो। एसी चलवा दिए मैंने उधर, फैन से अब शोर जरा आ रहा है। जी सर, लास्ट क्लास तक जो पढ़ा था क्लियर है जी सारा? क्या डिस्कस हुआ था लास्ट क्लास में, जरा देख के बताएं। प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्या डिस्कस हुआ था सर? एक मिनट, रजिस्टर कॉल के रिवाइज करें। कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला क्या है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अगर है तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जरा रिवाइज करने जो लास्ट बनाई थी। फॉर्मेट आप बिल्कुल क्लियरली ज़हन में होना चाहिए। दोबारा जरा देख लें लास्ट क्लास, लास्ट सवाल में जो बनाई थी। बोलने एक दफा दोबारा जरा बोलना, स्टार्ट से लेके एंड तक जरा एक दफा दोबारा सारी मेन हेडिंग्स बोलना। बोलने 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 जी बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको मेरी आवाज़ ठीक है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज़ ठीक है? जी बेटा, कोई लास्ट क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन प्लीज? सब ओके है प्लीज? इधर से आवाज़ आ रही है जी सर। बेटा पे दोनों से आ जाएगा। अब ऐसे तो अभी आगे चल के आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये लास्ट क्वेश्चन सामने रखा था, ये जो ट्यूसडे मैन्युफैक्चरर हो रहा था, फाइफो की बात कर रहे हैं आप। तो फाइफो का पहले कॉन्सेप्ट ये है कि स्टॉक जहां से बचा है वहां से रेट निकालना है। तो एक नजर पहले देख लें जो हमने वर्किंग की थी। स्टॉक प्रोडक्शन में से बचा था 5200 यूनिट से। प्लीज फिगर सामने रखें। 5200 यूनिट से प्रोडक्शन के थे। स्टॉक क्योंकि प्रोडक्शन से बचा होगा, ओपनिंग स्टॉक सेल हो गया होगा, इसलिए हमने प्रोडक्शन से रेट निकाल लिया था। अगर फॉर एग्जांपल कुछ ओपनिंग से बच जाता तो फिर हम दो रेट निकालते हैं। जितने यूनिट्स ओपनिंग में से बचे होते हैं वो ओपनिंग का रेट मल्टीप्लाई करते हैं उससे, और जब प्रोडक्शन से बचते हैं उससे वो रेट निकालते हैं। तो कॉन्सेप्ट यही है, बाकी आप टेंशन ना लें, आहिस्ता आहिस्ता गेम। कॉन्सेप्ट ये है कि वेटेड एवरेज में आपने एक फॉर द ईयर का बस रेट निकाल लेना। उसमें ये डिस्टिंक्शन जरूरी नहीं है कि यूनिट्स कहाँ से बचे हैं। फॉर द ईयर का एक रेट आ जाएगा, फिर जितने भी यूनिट्स है क्लोजिंग स्टॉक के उससे मल्टीप्लाई करना है। फाइफो में डिसाइड ये करना है कि स्टॉक कहाँ से बचा है। अगर कुछ यूनिट्स ओपनिंग से बचे हैं तो फिर ओपनिंग अमाउंट डिवाइड बाय ओपनिंग यूनिट्स, एक रेट आएगा, और जितने वहां से बचे होंगे मल्टीप्लाइड बाय दोज यूनिट्स जो ओपनिंग से बचे हैं, और प्लस कर लेंगे जब प्रोडक्शन में से बचे हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स। तो दो फिर वर्किंग हो जाएंगे। ठीक है। फाइफो का कॉन्सेप्ट ये है कि स्टॉक जहां से बचा है वहां से कॉस्ट उसकी कैलकुलेट करें। जी वो अगर फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट्स हैं, 200 यूनिट्स ओपनिंग से बचे हैं और बाकी 800 यूनिट्स प्रोडक्शन से बचे हैं, तो दोनों को फाइनली प्लस कर लेंगे। 200 प्लस जो उनकी कॉस्ट आएगी और जो 800 यूनिट्स की कॉस्ट है उसका प्लस करके टोटल स्टॉक की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक, ये आप कुछ कह रहे थे? ये जरा मुझे थोड़ी आवाज ऊंची करना है। मैं एक सेकंड माइक की आवाज ऊंची करके देखता हूँ। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल गर्मी सी होगी है इसलिए मैंने। अब ठीक है आवाज? अब आवाज ठीक है सर? अब आप देखिएगा इंशाल्लाह मैं करता क्या।
जी एनी अदर क्वेश्चन जी प्लीज। चलो बेटा रजिस्टर के ऊपर एक नया पेज निकालें। अब आवाज ठीक है ना? रजिस्टर का एक नया पेज प्लीज। इसी डिस्कशन को जो हो रही है थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं जरा। प्लीज आपस की डिस्कशन अवॉइड करें प्लीज। वंस अगेन काइंडली एक मिनट जरा, मैं लिख रहा हूँ कुछ, लेकिन अभी आप लिखिएगा नहीं, पहले मैं बता दूं मैं क्या लिखना क्या चाह रहा हूँ। बेटा प्लीज आवाजें खत्म करें यार प्लीज। थोड़ा सा और आज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को जरा समझ के कंप्लीट करना है अपना जरा। हमने कुछ दिन पहले एक एग्जांपल ली थी कि आपकी एक फैक्ट्री है जहां सपोज क्लॉथ हैज अ रॉ मटेरियल यूज हो रहा है और आप क्लॉथ से शर्ट्स फिनिश गुड्स बना रहे हैं। तो मैं उसी एग्जांपल को दोबारा बेस बना के थोड़ी सी कुछ और बातें आपके सामने रखता हूँ। लेट्स अज्यूम, विजुलाइज के आपकी अपनी फैक्ट्री है, रॉ मटेरियल क्लॉथ है और क्लॉथ को अपने प्रोसेस करके स्टिच करके शर्ट्स मैन्युफैक्चर करके सेल करनी है। ठीक है। अब फैक्ट्री काइंडली जहन में लाएं, आ जाएगी वो डायग्राम से एक बनाई थी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जरा जहन में लाएं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जहन में लाएं और लेट्स अज्यूम आपकी फैक्ट्री में जो शर्ट्स बन रही हैं, वन शर्ट रिक्वायर्स, जिस तरह की आप जिस साइज की आप शर्ट बना रहे हैं, वन शर्ट रिक्वायर्स 3 मीटर्स क्लॉथ। डेफिनेटली डिफरेंट साइजेस ऑफ शर्ट्स हो सकती हैं, लेकिन लेट्स अज्यूम जो शर्ट हम बना रहे हैं उस शर्ट को 3 मीटर्स क्लॉथ रिक्वायर्ड है। बात मेरी समझ आ रही है? वन शर्ट रिक्वायर्स, शर्ट हमारी फिनिश गुड्स है और क्लॉथ रॉ मटेरियल है। अगर सपोज आप 10 शर्ट्स मैन्युफैक्चर करें तो आप बता सकते हैं टोटल कितना क्लॉथ यूज होगा? बिल्कुल सिंपल सी बात करनी, कोई मुश्किल बात नहीं हो रही। कैसे वर्किंग करूं? 10 शर्ट्स मल्टीप्लाइड बाय 3 मीटर्स पर शर्ट इज इक्वल टू 30 मीटर्स क्लॉथ। एनी कंफ्यूजन? अगर 50 शर्ट्स बने, ठीक है, 50 शर्ट्स मल्टीप्लाइड बाय 3 मीटर्स पर शर्ट इज इक्वल टू 150 मीटर्स का आपका रॉ मटेरियल इस्तेमाल होगा। सिमिलरली चलता जाऊं आगे, अगर लेट्स अज्यूम 100 शर्ट्स, आप बोलते जाए जरा, मल्टीप्लाइड बाय, नहीं मल्टीप्लाइड बाय 3 मीटर्स पर शर्ट। क्या पर शर्ट मटेरियल कांस्टेंट रहेगा? पर शर्ट मटेरियल कांस्टेंट रहेगा। अगर ये सिमिलर टाइप ऑफ शर्ट्स हैं तो एक शर्ट को अगर बनाने में 3 मीटर है तो पर शर्ट कांस्टेंट है, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है साथ साथ आपका रॉ मटेरियल इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? एक और फॉर एग्जांपल, अगर 500 शर्ट्स हो मल्टीप्लाइड बाय 3 पर मीटर इज इक्वल टू 1500 मीटर्स। क्या बढ़ता जा रहा है और साथ साथ क्या भी बढ़ता जा रहा है? अगर फिनिश गुड्स की प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है तो साथ साथ रॉ मटेरियल की कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है प्लीज, एनी कंफ्यूजन? नोट करना जरा यहाँ।
किस आवाज ऊंची कर दूं? ये मेरे ख्याल फैन से जरा ज्यादा डिस्टरबेंस है। एसी चल रहा है आपके पास? आपकी तरफ एसी चल रहा है? ये जरा फैन स्लो कर दें और ये एसी वो पीछे वाला भी चला देंगे। ये बोले ये जो पीछे फैन है ये स्लो कर दो, ये इस तरफ भी जो नहीं फैन स्लो कर दो। जी प्लीज अगर नोट कर लेंगे तो बताइए। तो बेहतर है जी आवाज अब? आवाज अब ठीक है या अभी भी नहीं है? ये बेटा नोट हो गया जी। इस एग्जाम्पल से बेटा मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप की फिनिश गुड्स की प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी तो क्या रॉ मटेरियल भी ज्यादा कंज्यूम होगा, और वाइस वर्सा भी होगा क्या? अगर फिनिश गुड्स कम बनाएंगे आप तो रॉ मटेरियल भी कम कंज्यूम होगा। इसी तरह की एक और एग्जांपल जरा इसी के नीचे जरा एक छोटी सी लाइन लगा लें, एंड सो ऑन। वैसे एक लाइन लगा के एक और सेंटेंस लिखें जरा। लेबर कॉस्ट पर शर्ट इज ₹600। क्या एम्प्लॉयज को भी पैसे देते हैं जी? एम्प्लॉयज शर्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, शर्ट्स बना रहे हैं, आप उनकी भी पेमेंट करेंगे, एम्प्लॉयज को भी सैलरी देंगे। एम्प्लॉयज को सैलरी दो तरह से पे की जाती है, नॉर्मली दो तरीके। एक परमानेंट एम्प्लॉयज हो सकते हैं। परमानेंट एम्प्लॉयज में जिन्हें आप पर मंथ या पर वीक की बेस पे पैसे दे रहे हैं, लेकिन आर्ली बेसिस पे भी और नंबर ऑफ यूनिट्स की बेसिस पे भी पेमेंट हो सकती है। बात मेरी समझ आ रही है प्लीज? मैंने क्या अज्यूम किया है? शर्ट्स के हिसाब से हम पैसे दे रहे हैं, टेम्परेरी लेबर है, एम्प्लॉयज जितनी शर्ट्स बनाएंगे अकॉर्डिंगली पैसे देंगे। तो लेट्स अज्यूम एक शर्ट को बनाने की लेबर कॉस्ट ₹600 है। क्लियर है यहाँ तक एग्जांपल मेरी? अब फॉर एग्जांपल लिखने की जल्दी ना करें, जस्ट एक मिनट। अगर आप 10 शर्ट्स बनवाएंगे तो कैसे वर्किंग करूं? 10 शर्ट्स मल्टीप्लाइड बाय ₹600 पर शर्ट इज इक्वल टू ₹6000। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? लेबर कॉस्ट। अगर 10 शर्ट्स हैं, हर शर्ट के आपने ₹600 पे करना है, तो 10 शर्ट्स को बनाने की लेबर कॉस्ट ₹6000 हो जाएगी। सपोज 50 शर्ट्स हैं, कैलकुलेटर पकड़ने की जरूरत है तो मल्टीप्लाइड बाय क्या करूं? पार्टिसिपेट किया करें प्लीज। नहीं, मल्टीप्लाइड बाय 600 पर शर्ट। 50 शर्ट्स मल्टीप्लाइड बाय ₹600 पर शर्ट इज इक्वल टू ₹30,000 लेबर कॉस्ट आएगी। 400 शर्ट्स करवा दें एक और, मल्टीप्लाइड बाय 600 पर शर्ट, 2,40,000। वंस अगेन क्या हो रहा है? जैसे जैसे नंबर ऑफ शर्ट्स इंक्रीज हो रही हैं, प्रोडक्शन ऑफ शर्ट्स इंक्रीज हो रही है, क्या लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो रही है? लेकिन क्या पर शर्ट चेंज हो रहा है? पर शर्ट तो कांस्टेंट है, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स इंक्रीज हो रही है, लेबर कॉस्ट भी साथ साथ इंक्रीज हो रही है। तो इस एग्जांपल नंबर 2 सॉर्ट ऑफ करके और पहली की तरफ बंद कर लें। लिखना ये भी तो
आई होप के सिंपल लग रहा है यार। हमारी क्लास की टाइम मैनेजमेंट का इशू आ रहा है सर बहुत सारे नौजवान को, लेकिन आना नहीं चाहिए। बात तो आपने सही की है, सर हिला दिया आपने, लेकिन काइंडली प्लीज कोशिश करें कि 5 मिनट्स में इंटेंशनली शायद लेट स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास, लेकिन आप उसके बाद भी 5-10 मिनट्स लेट आ रहे हैं। रूटीन बनाए सर, पहले से सही करें। छोटी छोटी चीजें हैं, आपके आने से पहले शायद कुछ बातें हो गई हों, फिर वो क्लियर नहीं होती हैं। वैसे तो मेरा ख्याल है बहुत से हजरात का आज फर्स्ट डे है। मुझे पहले देखा आप लोगों ने जो फर्स्ट डे आ जाए? नहीं, मुझे फर्स्ट डे नजर आए, मैं तो फर्स्ट डे नहीं ना नजर आया आप लोगों को। मुझे पता है आप घर क्लासेस लेते रहते हैं। ये तो अंडरस्टूड बात है कि किसी दिन आप क्लास में नहीं आए तो क्लास तो अदरवाइज आप लेके ही आए होंगे। क्या ये खुशफहमी में रख सकता हूँ? क्या मटेरियल और लेबर कॉस्ट बढ़ती जाएगी अगर आप प्रोडक्शन इंक्रीज कर लेंगे? ज्यादा यूनिट्स बनाएंगे, रॉ मटेरियल ज्यादा लगेगा, दिल मानता है। और अगर आप लेबर को पैसे यूनिट्स के एंगल से दे रहे हैं, यूनिट्स के हिसाब से दे रहे हैं, तो ज्यादा यूनिट्स बनेंगे तो लेबर कॉस्ट भी ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट जो थर्ड फिगर मैंने लिखनी है, उसको लिखने से पहले जरा आपसे एक ओपिनियन लेता हूँ। अगर सपोज हमारी फैक्ट्री रेंट पे है, फैक्ट्री के जो प्रेमिसेस हैं, फैक्ट्री का जो एरिया है, वो सपोज रेंट पे है, पर मंथ रेंट सपोज 1,50,000 है। 1,50,000 लेट्स अज्यूम हमारी फैक्ट्री का पर मंथ रेंट है। अगर ज्यादा यूनिट्स बनाएंगे तो रेंट ज्यादा हो जाएगा, प्रोडक्शन नहीं करेंगे, क्या रेंट ने सेम ही रहना है? जिस पर्सन से आपने बिल्डिंग रेंट पे ली हो वो इससे कंसर्न नहीं होता है कि आपकी एक्टिविटी बिजनेस में क्या होनी है। अगर फिक्स पैसे हो गए हैं, फिक्स पैसे डिसाइड हो गए हैं, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन आपका जो 1.5 लाख रुपया रेंट है वो कांस्टेंट ही रहेगा। 1.5 लाख स्पेसिफाइड है पीरियड के एंगल से, ठीक है, तो उसने पीरियड के एंगल से आपने 1,50,000 पे करना ही करना है, चाहे आप ज्यादा यूनिट्स बना लें या कुछ या कम यूनिट्स बना लें। असल में ये जो मैंने दो एग्जांपल आपके सामने रखी हैं, जो बिजनेस की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, बिजनेस की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है उसमें कुछ वेरिएबल कॉस्ट होती हैं, अभी वर्ड सुनेंगे, और कुछ फिक्स कॉस्ट होती है। वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जिसका जो टोटल है, मेरी मैं अभी ये सारी डेफिनेशंस वगैरह लिखता हूँ आपके साथ, लेकिन जस्ट वैसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेना। वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जिसका टोटल एक्टिविटी लेवल के साथ साथ इंक्रीज करता जाता है या डिक्रीज हो जाता है। अपनी एग्जांपल नंबर 1 देखें। एक्टिविटी लेवल मैंने किसे बोला है? एक्टिविटी लेवल शेड्स को बोल रहा हूँ, प्रोडक्शन एक्टिविटी। वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जिसका टोटल इंक्रीज करता जाएगा जैसे जैसे एक्टिविटी लेवल बढ़ता जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली है या इनवर्सली है? डायरेक्टली क्या होता है? प्रोडक्शन बढ़ेगी तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन भी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो लेबर कॉस्ट भी। तो दिस इज दीज टू फिगर्स आर एन एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। इसी तरह जरा इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका क्या ओपिनियन है? इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्या ज्यादा बिजली अगर यूज करेंगे ज्यादा बिल आएगा? अगर फॉर एग्जांपल जनरेटर यूज हो रहा है, लाइट नहीं है, जनरेटर यूज हो रहा है, तो जनरेटर का ऑयल भी ज्यादा इस्तेमाल होगा अगर आप जनरेटर को ज्यादा यूज कर रहे होंगे। तो हर वो कॉस्ट वेरिएबल है, हर वो कॉस्ट वेरिएबल है जो एक्टिविटी लेवल के साथ साथ इंक्रीज हो जाती है। और फिक्स कॉस्ट क्या होती है? जिसका 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 एक्टिविटी से ताल्लुक नहीं होता है, और जिसका कांस्टेंट, जिसका जो टोटल है वो कांस्टेंट रहता है। आइए जरा कुछ डेफिनेशंस लिख लें, बाकी फिर मैंने जो रेंट वाली बात की है उसकी मैं फिर फिगर्स के साथ आपके साथ वर्किंग भी करता हूँ। टाइप्स ऑफ कॉस्ट एक हेडिंग लिखना जरा। एनी कंफ्यूजन?
टाइप्स ऑफ कॉस्ट में नंबर 1 लिखना है वेरिएबल कॉस्ट। छोटी छोटी डेफिनेशन जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, रट्टा भी नहीं लगाना है, सिंपली सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। It is a cost, variable cost is a cost, it is a cost whose total varies directly with activity level. एक्टिविटी लेवल को फिलहाल समझने के लिए आप लिख लें ब्रैकेट में, फॉर एग्जांपल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। बहरहाल और भी चीजें एक्टिविटी लेवल में आ सकती हैं, लेकिन फिलहाल अगर मैं कहूँ एक्टिविटी लेवल बढ़ रहा है तो आपके जहन में क्या आएगा? यूनिट्स बढ़ रहे हैं, एक्टिविटी लेवल कम हो रहा है, यूनिट्स कम हो रहे हैं। वेरीज किसे कहते हैं? चेंजेस। वेरीज मीन चेंजेस। इट इज अ कॉस्ट whose total changes directly with activity level. For example, raw material cost, labor cost, if based on number of units, डेफिनेटली और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं दो के साथ एक्सेट्रा लिख रहा हूँ। लेकिन जो लेबर कॉस्ट के साथ मैंने लिखा है, पढ़ के बताएं इसका क्या मीनिंग है? क्या अगर परमानेंटली कोई एम्प्लॉय रखा हुआ आपने, एक एम्प्लॉय आपने रखा, उसको 50,000 रुपीज पर मंथ आप सैलरी दे रहे हैं और वो शर्ट्स बना रहा, तो क्या फिर भी वो वेरिएबल होगी? अगर आप पर मंथ पैसे दे रहे हैं तो फिर वो कम यूनिट्स बनाए, ज्यादा यूनिट्स बनाए, शर्ट्स ज्यादा बनाए, कम बनाए, उस पर अगर डिपेंडेंट नहीं है तो फिर वो फिक्स कॉस्ट होगी। तो लेबर कॉस्ट कब वेरिएबल होगी? अगर वो एक्टिविटी के साथ वेरी कर रही है। बाय डिफॉल्ट अगर हमें ना पता हो, बाय डिफॉल्ट अगर हमें क्वेश्चन में ना पता चले, तो दो चीजें हमेशा अपने जहन में रखनी है, मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट बाय डिफॉल्ट भी अज्यूम के वेरिएबल ही है, अनलेस हमें पता चल जाए कि एम्प्लॉयज परमानेंटली हैं और उन्हें फिक्स पैसे दिए जा रहे हैं। इस तरह की चीजें अभी चाहे ना लिखें, ये इंशाल्लाह जहन में रह जाएंगी, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल यहाँ तक बात समझ आ गई? लेकिन बेटा एक छोटी सी चीज और देखनी है, अपने पीछे जो एग्जांपल्स दो छोटी छोटी बनाई है हमने, उनमें आए जरा, ये ऊपर लिखी थी आपने, क्या ये क्लॉथ ये जो क्लॉथ था ये वेरिएबल है? वेरिएबल कॉस्ट है, क्लॉथ यूज होना, रॉ मटेरियल कंज्यूम होना। लेकिन इसके जरा वर्किंग की तरफ आए, आपके पास जो लिखी हुई है 3 मीटर्स पर शर्ट पे जरा गौर करें। वेरिएबल कॉस्ट का टोटल तो इंक्रीज करता जाता है, जैसे जैसे एक्टिविटी बढ़ेगी वेरिएबल कॉस्ट का टोटल इंक्रीज करता जाएगा, लेकिन जो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट होती है क्या वो भी वेरी करती है? तो वेरिएबल कॉस्ट की दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसका टोटल तो डायरेक्टली वेरी करेगा, लेकिन जो इसका पर यूनिट होता है वो कांस्टेंट रहता है। लेबर वाली एग्जांपल में जरा देखें नीचे आप, क्या 600 रुपीज पर यूनिट कांस्टेंट है? क्या 600 रुपीज पर यूनिट कांस्टेंट है? क्या लेबर कॉस्ट वेरिएबल है? क्या लेबर कॉस्ट वेरिएबल है? डेफिनेशन देखें जरा, टोटल वेरी कर रहा है लेकिन इसका पर यूनिट सेम रहता है। तो इसका एक दूसरा सेंटेंस भी लिखे नीचे आके, however however per unit variable cost remains constant जी। कासिम साहब शुरू करें, फिर करते हैं बात।
ये मैं 1 मिनट रुक रहा हूँ, जहाँ जितनी बातें हुई हैं जस्ट एक नजर जरा देख लें, कोई मेरी बात से कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, फिर मैं फिक्स की तरफ बाद में जाता हूँ। यहाँ तक जो लिख लिया थोड़ा सा हमने ऊपर से एग्जाम्पल के साथ लिंक करके, कोई अगर क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा है तो पहले वो फाइनल कर लें, जरा पढ़ लें जरा काइंडली। देखा करें दोबारा प्लीज, देखा करें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी काइंडली, कोई इशू तो नहीं? एनी क्वेश्चन प्लीज? तो यहाँ से ऑनवर्ड्स अगर कभी वेरिएबल कॉस्ट की बात हो तो आपके जहन में दो चीजें आनी चाहिए साइमल्टेनियसली। नंबर एक, इसका टोटल डायरेक्टली वेरीज विद एक्टिविटी लेवल, और पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर है प्लीज? चलो आगे, सेकंड हेडिंग लिखें, फिक्स कॉस्ट। It is a cost whose total do not varies with activity level. In other words, total remains constant, एक्टिविटी लेवल के साथ वेरी नहीं करेगा, मीन्स इसका टोटल कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है प्लीज? इन अदर वर्ड समझ आ रहा? फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम रहता है सर, किसके साथ चेंज नहीं होगा? एनी एग्जांपल? सबसे बेस्ट एग्जांपल इसकी रेंट है, दो और लिखा जरा। फॉर एग्जांपल रेंट ऑफ फैक्ट्री, सैलरी ऑफ परमानेंट एम्प्लॉइज, सैलरी ऑफ ये परमानेंट एम्प्लॉइज। क्लियर है? जिन्हें अपने पर मंथ पर वीक के हिसाब से पैसे देने, पर क्वार्टर, सैलरी ऑफ परमानेंट एम्प्लॉइज। एक और लिख लो जरा, इंश्योरेंस ऑफ एसेट्स, बिल्डिंग्स की, मशीनरीज की, इक्विपमेंट की कोई इंश्योरेंस करवाएं। और इंश्योरेंस का तो वर्ड सुना हुआ ना, तो ये भी एक्टिविटी से लिंक नहीं है, ये भी एसेट की कॉस्ट से लिंक होती है। और इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप ज्यादा यूनिट्स बनाए कम यूनिट्स बनाए, आपने पर एनम पैसे देने होते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम पर एनम, आई होप के वर्ड सुना होगा। क्यों इंश्योरेंस करवाई जाती है? बिल्डिंग की इंश्योरेंस अगर फॉर एग्जांपल करवाई जा रही तो क्या पर्पज होता है? कि इन केस अगर बिल्डिंग डैमेज हो जाए तो आप फिर किससे पैसे रिकवर कर सकते हैं? इंश्योरेंस कंपनी से। गाड़ी की अगर इंश्योरेंस करवाइए तो अपना रिस्क कवर करने के लिए, अपना नुकसान कवर करने के लिए समटाइम्स इंश्योरेंस करवाई जाती है, जिसका नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से लिंक नहीं है, ये पर एनम पैसे होते हैं। तो आप कम यूनिट्स बनाए ज्यादा यूनिट्स बनाए, उस चीज पे डिपेंडेंट नहीं। ठीक है जी प्लीज? बहरहाल बेस्ट एग्जांपल हर वक्त जो जहन में रहनी चाहिए दैट इज रेंट है, लेकिन दो तीन मैंने इसलिए लिख दी है कि आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये भी जहन में रह जाएंगी। एनी कंफ्यूजन? एनी क्वेश्चन? बाकी कुछ और हो सकता है कॉस्ट आपके जहन में आ रही हो तो लेट मी कंप्लीट, फिर वो बाद में डिसाइड कर लेते हैं कि वो फिक्स की कैटेगरी में आनी चाहिए या वेरिएबल की आनी चाहिए। मैं बस इसकी एक छोटी सी एग्जांपल जरा बना लूँ जरा। वो भी मुझे स्लो लग रहा है ये जरा, ये स्क्रीन इसकी सही स्लो है, जरा देखना जरा फिर नेट स्लो है। जैसे एक मिनट जरा मैं सेटिंग सही करवा लूँ।
ये कौन सा यूज होता है? ये दो। चले करिए एक एग्जांपल जरा सुनिए फिक्स कॉस्ट एंगल सर। लेट्स अज्यूम बेटा जनवरी का महीना, पहले सुनिएगा जरा। लेट्स अज्यूम जनवरी 2025 में 1,50,000 आपने मंथली रेंट दिया। 1,50,000 क्या अज्यूम कर रहा हूँ, रेंट। और सपोज जनवरी में आपने 10,000 यूनिट्स बनाए। 1,50,000 रेंट था सपोज, और जनवरी के महीने में आपकी फैक्ट्री में सपोज 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए। अगर मैं पर यूनिट रेंट कैलकुलेट करना चाहूँ तो 15 रुपीज बनेगा, 15 रुपीज पर यूनिट। किसको किससे डिवाइड किया, रेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। जस्ट वैसे चेक करने के लिए कि एक यूनिट को बनाने का सपोज रेंट कॉस्ट कितनी है। फरवरी का महीना है, फरवरी, क्या रेंट कांस्टेंट रहेगा टोटल 1,50,000। लेकिन सपोज फरवरी में आपने 15,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर लिए। इज इट पॉसिबल? एक्टिविटी लेवल बढ़ गया, कैलकुलेटर पकड़ा, कर ले, वर्किंग कर ले, ठीक है 10 आ रहा। क्या बढ़ा है और क्या हुआ है, यूनिट्स में इंक्रीज आया है और पर यूनिट रेंट कॉस्ट में डिक्रीज आ गया। क्या टोटल चेंज हुआ है? क्या बढ़ने से लेकिन क्या बढ़ा है? बढ़ा कुछ नहीं है। क्या बढ़ा है लेकिन क्या कम हुआ है? नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज हुए हैं लेकिन पर यूनिट रेंट कॉस्ट कम हो गई। मार्च फॉर एग्जांपल, रेंट कॉस्ट का टोटल सेम रहेगा, ओके प्लीज। लेकिन सपोज मार्च के मंथ में आपने जस्ट 8,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। सॉल्व करें, 18.75। अब तीनों एग्जांपल्स को जरा इकट्ठा देखें, सिर्फ कहाँ चेंज आ रहा है, नहीं मतलब पहले कहाँ चेंज आया, देयरफॉर कहाँ चेंज आया, बेस में यूनिट्स चेंज कर रहा हूँ मैं, बेस के यूनिट्स चेंज कर रहा हूँ। जनवरी से फरवरी कंपेयर करें, नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज हुए पर यूनिट फिक्स कॉस्ट डिक्रीज हुई। जनवरी फरवरी के मुकाबले में अब मार्च कंपेयर करें, नंबर ऑफ यूनिट्स कम हुए पर यूनिट रेंट कॉस्ट इंक्रीज हो गई ना वेरिएशन में। जरा पढ़ के बताएं। हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए वेरिएशन कॉस्ट की बात, वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल करो, उसका टोटल वेरी करता है लेकिन उसका पर यूनिट फिक्स रहता है। हम पर यूनिट, दोबारा एक सेकंड, लेकिन कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स डिक्रीज 10 से फरवरी और मार्च को, फरवरी
जनवरी में फरवरी के मुकाबले में नंबर ऑफ यूनिट्स कम बनने की वजह से पर यूनिट फिक्स कॉस्ट बढ़ गई है। तो व्हाट इज द फाइनली कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द फाइनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिक्स कॉस्ट? टोटल सेम रहता है लेकिन पर यूनिट फिक्स कॉस्ट इनवर्सली वेरी करती है। इनवर्सली समझ आ रहा है? मेरी तरफ देखें जरा, नंबर ऑफ यूनिट्स अगर बढ़ेंगे तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट, आप चेक करें सही बोला हमने, और वाइस वर्सा बोले आप, नंबर ऑफ यूनिट्स कम होंगे तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है। ओके है प्लीज? तो हमने बेटा टोटल के एंगल से लिख लिया फिक्स कॉस्ट को। ये एग्जांपल आप लिखना, फिर इसके नीचे जरा पर यूनिट का भी सेंटेंस बनाते हैं। ये आवाज वगैरह का इधर देखो, ऑनलाइन का इशू तो नहीं है? आवाज ऑनलाइन अब ठीक है? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज का इशू रिजॉल्व है? ये नोट कर लें आप एग्जांपल। थोड़ा सा शायद इशू आया था इस वक्त। आप ओके प्लीज? जी बेटा आसान, 1,50,000 मैं पर मंथ रेंट अज्यूम कर रहा हूँ और उसका जरा लिंक कर रहा हूँ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस के साथ। अगर फॉर एग्जांपल 1,50,000 रेंट है और 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो एक यूनिट को बनाने का रेंट या पर यूनिट रेंट कॉस्ट हमारी 15 आ जाएगी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल फरवरी में आप 10,000 की बजाय सपोज 15,000 मीन्स कुछ एक्स्ट्रा यूनिट्स बना लें, तो फिर आपकी जो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट है वो 15 से 10 होने का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन उसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि पर यूनिट फिक्स कॉस्ट डिक्रीज हो रही है। और इसी को अगर फरवरी से मार्च में ले जाएं तो नंबर ऑफ यूनिट्स डिक्रीज हो रहे हैं 15,000 से 8,000। और आप अगर वर्किंग देखें तो आपकी पर यूनिट फिक्स कॉस्ट 10 रुपीज से बढ़ के 18.75 मीन्स इंक्रीज आ रहा है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, और वाइस वर्सा अगर नंबर ऑफ यूनिट्स कम हो रहे हैं तो आपकी पर यूनिट फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो गई। ठीक है प्लीज? जी अब क्लियर हो गया प्लीज? जी नोट हो गया? आपकी कोई कंफ्यूजन? मेरी आवाज इतनी ऊंची नहीं आ रही है, हल्की सी अजीब सी आवाज आई है और सारी दुनिया को उसकी टेंशन हुई है। आपको तो नहीं ना आई, मुझे ही आई थी ना। जी इसकी फाइनली कंक्लूजन लिखें जी, हाउएवर। हाउएवर का मतलब या चले हाउएवर रहने दें, सिंपली एक सेंटेंस बना ले, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट। सेंटेंस मेरा पूरा करवाएंगे। पर यूनिट फिक्स कॉस्ट दो तीन क्वेश्चन मैं पूछूंगा, जरा आंसर देने की कोशिश करें। फिक्स कॉस्ट का टोटल, अब यहाँ तो ठीक है, इसको तो नहीं बता रहे। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज का इशू तो नहीं? प्लीज जरा कैंडी बताइएगा। बस ठीक है जी। फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम रहता है, वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट भी सेम रहता है। वेरिएबल कॉस्ट का टोटल वेरी करता है डायरेक्टली या इनवर्सली, और फिक्स कॉस्ट का पर यूनिट इनवर्सली वेरी करता है। क्लियर है? नंबर 3 लिखें। यहां तक दो बातें हो गई हैं, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट
लेकिन कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जिनका कुछ पोर्शन फिक्स होता है और उसी कॉस्ट का कुछ पोर्शन वेरिएबल भी हो सकता है। तो एक और टर्म यूज होती है सेमी वेरिएबल, इसके बल्कि 3 नाम हो जाएंगे, सेमी वेरिएबल कॉस्ट या सेमी फिक्स कॉस्ट और या इसे मिक्स कॉस्ट भी कह सकते हैं। इसकी एक डेफिनेशन लिख लें, छोटी सी लाइन जरा। इट इज अ कॉस्ट which is partly fixed and partly, कुछ हिस्सा फिक्स और उसका कुछ हिस्सा वेरिएबल। अगर एक ही कॉस्ट का कुछ पोर्शन फिक्स है और उसका उसी कॉस्ट का कुछ पोर्शन वेरिएबल है, तो देन दैट कॉस्ट विल बी कॉल्ड एज सेमी वेरिएबल, सेमी फिक्स्ड या मिक्स कॉस्ट। अच्छा, यहाँ पार्टली का हरगिज मतलब नहीं 50-50, ये जरूरी नहीं कि हाफ हाफ, सिर्फ कुछ हिस्सा विच मे बी एनी परसेंटेज, कुछ हिस्सा फिक्स है और कुछ हिस्सा वेरिएबल है। इसकी एग्जांपल समझने के लिए जरा इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर कभी आप लोगों ने देखा हो, नहीं इलेक्ट्रिसिटी बिल का ये की जो कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, वेरिएबल है या फिक्स है? रिलैक्स 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 रिलैक्स, वेरिएबल है या फिक्स है? वेरिएबल ही बेटा है, मेजर प्रोपोर्शन उसका वेरिएबल ही है। लेकिन कभी अगर आप उस बिल को गौर से पढ़ें तो उसमें एक मीटर रेंट भी होता है, पर मंथ एक मीटर रेंट भी बीच में ऐड हुआ होता है। फिर वो मेरा ख्याल है टीवी फीस भी कोई है बीच में। तो ये पर मीटर अगर 100 रुपया है, टीवी फीस है 35-40 रुपया है, तो ये जो खर्चे हैं इन्होंने एज इट इज रहना है। बाकी फिर आप जितना बिल ज्यादा, जितने यूनिट ज्यादा कंज्यूम करेंगे अकॉर्डिंगली बिल ज्यादा हो जाएगा। तो अगर जरा डिटेल में सोचा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो 100% वेरिएबल नहीं है, उसमें कुछ फिक्स चार्जेस हो जाने की वजह से वो ज्यादा बेहतर है कि हम उसे सेमी वेरिएबल कॉस्ट में क्लासिफाई करें। इसी तरह अगर पोस्ट पेड मोबाइल्स, आई होप के वर्ड सुना होगा, उसमें भी एक लाइन रेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल 500 रुपीज लाइन रेंट, और उसके बाद फिर जितने आप कॉल करेंगे उसके हिसाब से बिल आएगा। ठीक है, तो अगर किसी कॉस्ट का कुछ हिस्सा क्या हो और कुछ हिस्सा क्या हो, कुछ फिक्स हो कुछ वेरिएबल है, फिर वो सेमी वेरिएबल। तो मेरे ख्याल है आपको जो इस वक्त आई होप इलेक्ट्रिसिटी वाली एग्जांपल समझ आ गई। तो एक एग्जांपल उसी के पास लिखना है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। फ्यूल चार्जेस बताएंगे आप, आपका क्या जहन कह रहा है फ्यूल चार्जेस कहाँ होने चाहिए? ये अगर डीजल से आपका जनरेटर चल रहा है तो वेरिएबल ही है, टेंशन ना लें, वेरिएबल ही है, उसमें कोई ऐसा बिल वाली बात नहीं। हम डीजल परचेज कर रहे होंगे और अपने जनरेटर में यूज कर रहे होंगे तो वो वेरिएबल ही है। मैंने 100% अभी एग्जांपल्स की बात नहीं की है, मैंने आपको सिर्फ डेफिनेशन की हद तक आइडिया दे दी है। बाकी अब आपसे एक दो चीजें पूछता हूँ, क्लियर है? ये फ्यूल चार्जेस फिक्स है वेरिएबल है? फ्यूल चार्जेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बारे में क्या ख्याल है? मशीनरी के अगर रिपेयर मेंटेनेंस की बात करें, शायद ज्यादा अगर मशीनरी चले तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। बिल्डिंग की शायद रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्रोडक्शन के साथ लिंक नहीं करेगी। तो डेफिनेटली मतलब हमें रीजनेबल आई होप के आइडिया हो गया। बाकी अगर हम किसी भी कॉस्ट के बारे में अगर हमने सोचना है तो क्या जहन में अब आना चाहिए? नंबर 1, वेरिएबल कॉस्ट का टोटल डायरेक्टली वेरीज विद एक्टिविटी लेवल। प्रिंसिपली क्लियर कर लें, बाकी इंशाल्लाह एग्जांपल्स सोचते जाएंगे। फिर फिक्स कॉस्ट का टोटल डू नॉट वेरी विद एक्टिविटी लेवल, नहीं टोटल बेटा पहले जहन में रख लें, टोटल की बात कर रहा हूँ। वेरिएबल कॉस्ट का टोटल डायरेक्टली वेरीज विद एक्टिविटी लेवल, फिक्स कॉस्ट का टोटल रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्टिविटी लेवल। और सेमी वेरिएबल कॉस्ट किसे कहते हैं? जिसका कुछ हिस्सा वेरिएबल है कुछ हिस्सा फिक्स है। ठीक है, एक नजर देखते हैं डेफिनेशंस, कोई कंफ्यूजन अगर जहन में आती है, अगर आती है तो बताएं, देख लें, एक्सेट्रा कर लें, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बातें और खोलेंगे।
आपके ज़हन में कोई चीज अगर आ रही है तो बताएं। चले फिर आगे बढ़े सर। देन सर अब ये जो हमने आज पढ़ा है इसको अब हमें लिंक करना है जो हम पिछले 2-3 दिन पढ़ रहे थे। मेरी तरफ जरा देख के बताएंगे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज सम ऑफ प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। डन हो गया सर। लेकिन प्राइम कॉस्ट इज सम ऑफ raw material consumed plus direct labor. Prime cost is simply a sum of raw material and direct labor. ज्यादा बेहतर बड़ा तरीका ये है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अब वर्ड बोला जाए आपके सामने तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अगर कंपोनेंट्स जहन में आ जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। रिलैक्स रह के मेरी बात सुने। व्हाट इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट लेबर, और यकीनन इनको ऐड करके फिर प्राइम कॉस्ट आ जाती है। प्राइम कॉस्ट किसी अलग कॉस्ट का नाम नहीं है, वो सिंपली इन दोनों का सम ही है। तो मेन 3 कॉस्ट कंपोनेंट्स हैं, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। बाकी कोई इशू नहीं है, वो ठीक है, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स भी कह सकते हैं हम, लेकिन प्राइम कॉस्ट को अगर स्पेसिफाई कर दिया जाए तो वो जरा ज्यादा बेहतर है। ठीक है, हमने अगर स्टेटमेंट बनानी हो तो रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखा, डायरेक्ट लेबर लिखी, ऐड करके टोटल कर लिया, फैक्ट्री ओवरहेड्स लिख दिए। लेकिन अगर कभी शॉर्ट वर्ड्स में हम आपस में बात कर रहे हो तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के 3 कंपोनेंट्स हैं। बोलें कौन सा प्लीज? रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है प्लीज। रॉ मटेरियल वेरिएबल है या फिक्स है? रॉ मटेरियल कॉस्ट वेरिएबल है या फिक्स है? वेरिएबल है। डायरेक्ट लेबर ना पता हो सकता है, बिल्कुल सही भाई ने जिस जहां से भी आवाज आई है, दोनों हो सकते हैं। लेकिन ना पता हो तो हमेशा क्या अज्यूम करेंगे? वेरिएबल है, पर आवर पर मंथ के हिसाब से पैसे दे रहे होंगे, अनलेस हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए कि परमानेंट एम्प्लॉइज हैं। बाय डिफॉल्ट डायरेक्ट लेबर मींस वेरिएबल कॉस्ट। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स जरा ज़हन में लाएं। फैक्ट्री ओवरहेड्स की चंद एक एग्जांपल्स पहले ज़हन में लाएं, मेन 2-3 बोलें जरा। रेंट है, डेप्रिसिएशन है, रिपेयर मेंटेनेंस है, यूटिलिटी बिल्स हैं, वगैरह 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 हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स को अगर इकट्ठा देखें तो ये वेरिएबल है, फिक्स है? हाँ जी, बेहतरीन वर्ड है। इसमें कुछ फिक्स भी हैं, फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन है, इंश्योरेंस है, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी अगर परमानेंट है तो कुछ इसमें फिक्स चीजें भी हैं, तो वेरिएबल भी हैं। फ्यूल चार्जेस हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल की अगर बात करें तो उसमें वेरिएबल भी है, फिक्स भी है। तो जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं वो फिक्स है या वेरिएबल है? वो सेमी वेरिएबल है, उसका कुछ हिस्सा, उसके अंदर जो कुछ चीजें हैं वो फिक्स भी हैं और कुछ वेरिएबल भी हैं और कुछ सेमी वेरिएबल भी हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स रादर देन फिक्स एंड वेरिएबल सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। इन अदर वर्ड्स जो बिजनेस की टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है विच इज सम ऑफ मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। हिम्मत हिम्मत हिम्मत। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज सम ऑफ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। डेफिनेटली वंस अगेन अगर कोई प्राइम कॉस्ट बोल रहा है वो गलत नहीं है, लेकिन प्राइम कॉस्ट अगर हम बोल रहे हैं तो फिर ये भी ज़हन में रखें उसके अंदर क्या है। तो रादर देन कि हम प्राइम कॉस्ट बोले, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, अगर इनका सम मैं करूं और फॉर एग्जांपल ये 40 लाख रुपया सम आया, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स को ऐड करके 40 लाख सम आया, बताएं ये 40 लाख फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल है, या ये मिक्स हो गई है? इसके अंदर मटेरियल और लेबर तो वेरिएबल थे, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर फिक्स और वेरिएबल इकट्ठे हो जाने की वजह से फाइनली जो बिजनेस की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो ना 100% फिक्स है ना 100% वेरिएबल होती है, वो एक सेमी वेरिएबल या मिक्स कॉस्ट होती है। आइए जरा जो बात हुई है इसको थोड़ा सा लिख लें। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक हेडिंग लिखें।
It is sum of raw material consumed फिगर्स किस वक्त मैं बात नहीं कर रहा, जो भी फिगर है, डायरेक्ट लेबर एंड समराइज फॉर्मेट फैक्ट्री ओवरहेड्स, total manufacturing cost as sum of material, labor and factory overheads. Let's assume इन सब का टोटल करके 40 लाख रुपीस आ गया है. Is this 40 lakh rupees 100% variable और 100% fixed? टोटल मैन्युफैक्चरिंग सेंटेंस लिख लें जरा इसको हाईलाइट करके. टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर द बिजनेस इज a combination of variable cost and fixed cost. Therefore it is सेमी, एक वर्ड लिख लेते हैं फिलहाल, डेफिनेटली इसके अल्टरनेट नेम भी हैं, तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट. बिजनेस की टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट भी शामिल होती हैं, फिक्स भी होती हैं, कुछ समटाइम्स सेमी वेरिएबल भी होती हैं. सब कुछ इकट्ठा करके अगर सोचा जाए तो बिजनेस की टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट. देयरफॉर इट इज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट. मेरा सेंटेंस सही समझ आ जाएगा? प्लीज पढ़ लें जरा, लिख के पढ़ लें जरा क्या लिखा हमने. रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूँ या डायरेक्ट लेबर की बात कर रहा हूँ? फैक्ट्री ओवरहेड्स की बात कर रहा हूँ? सबकी इकट्ठी बात कर रहा हूँ या अलग अलग की बात कर रहा हूँ? तो सब कुछ इकट्ठा करके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के एंगल से अगर सोचा जाए तो उसमें वेरिएबल भी हैं, फिक्स्ड भी हैं. देयरफॉर इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स. देयरफॉर इट इज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट. एनी कंफ्यूजन प्लीज? सब ओके है सर जी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी कंफ्यूजन? डेफिनेटली सर बहुत लंबा एक सफर है, बहुत डिफिकल्टीज आनी है, लेकिन जो चीज रिक्वायर्ड होती है वो ये है कि अगर रोज का रोज साथ साथ सोच के फाइनल किया जाए और कोई फजूल में छुट्टी ना हो जाए और काम रेगुलरिटी से किया जाए, क्लास में टाइम पे बंदा आ जाए, तो इतना भी बड़ा इशू नहीं है. प्रॉब्लम तभी बनती है कि अगर आपका कोई टॉपिक के दरमियान कोई एक आध लेक्चर्स रह गए हैं, होमवर्क्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, तो बहुत कुछ ठीक है, मुश्किल है, लेकिन साथ साथ इंशाल्लाह चलेंगे तो इतना भी इशू नहीं है. सॉरी मैं बीच में बोलना शुरू हो गया था, कुछ बोल रहे थे आप जी? सॉरी पहले बच्चों से एक चीज पूछता हूँ जरा, पेटेंट वर्ड सबने सुना हुआ? पेटेंट तो बेटा वैसे भी एसेट है यार. पेटेंट 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 तो वैसे ही एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है वो. उसकी अमोर्टाइजेशन एक वर्ड यूज होता है, वो खर्चा है. अगर कोई पेटेंट किसी प्रोडक्शन से रिलेटेड है, कोई फिनिश गुड्स की प्रोडक्शन से रिलेटेड आपने कोई पेटेंट लिया हुआ है, वैसे इस वक्त पेटेंट पता नहीं, पता भी होगा किसी को कि नहीं, तो 12 लोग 50 लाख का पेटेंट करवाया है तो वो एसेट है. उसकी अमोर्टाइजेशन या डेप्रिसिएशन की बहस होगी. जिस तरह मशीनरी है, मशीनरी प्राइम कॉस्ट का पार्ट है या फैक्ट्री ओवरहेड्स का? सोच के बताना. मशीनरी प्राइम कॉस्ट है या फैक्ट्री ओवरहेड्स है? मेरे पिछले 3 दिन जाया ना करवा दीजिएगा. मशीनरी एसेट है, डबल एंट्री बोले मशीनरी की. मशीनरी रॉ मटेरियल है, लेबर है, फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, और सर जी वो तो वैसे ही एसेट है. उसकी डेप्रिसिएशन फैक्ट्री ओवरहेड्स है, उसकी डेप्रिसिएशन फैक्ट्री ओवरहेड्स है. तो इसी तरह अगर पेटेंट है तो उसकी अमोर्टाइजेशन, एक इनटेंजिबल एसेट की डेप्रिसिएशन के लिए
वर्ड जरा अमोर्टाइजेशन हो जाता है, वरना कॉन्सेप्ट वही है। लेकिन वो बहरहाल FA2 की बहस है, मेरे ख्याल इस वक्त अभी जरूरत नहीं। लेकिन बहरहाल ये क्लियर होना चाहिए कि हमने कोई एसेट्स लाइबिलिटीज की बहस नहीं की है पिछले 2-3 दिनों में। ये खर्चों की बहस हुई है। फैक्ट्री के एक्सपेंसेस को हमने जरा थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश की है। एसेट्स, लाइबिलिटीज, इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जरा जहन में लाएं जरा। ये वर्ड सुन के कुछ याद आ जाता है वैसे? सबसे पहले क्या आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में? छागे छागे रुक गए सेल्स पे, सही कह रहे हैं आप लोग। क्या सेल्स के बाद कॉस्ट ऑफ सेल आती है? उसके अंदर फिर हमने ओपनिंग फिनिश गुड्स में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऐड किए। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड क्या है? कोई एक्सपेंस का नाम है? सोच के कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एक्सपेंस का नाम है। किस चीज का एक्सपेंस? किस चीज का? गुड्स को मैन्युफैक्चर करने का खर्चा, वो कैलकुलेट करना सीखा हमने। बाकी बेटा ठीक है, एसेट्स अपनी जगह है। बिल्डिंग अगर फैक्ट्री की है तो उसकी भी डेप्रिसिएशन है, फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट है, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। बाकी एसेट्स जो है वो तो नॉन करंट एसेट्स में क्लासिफाई करेंगे आप। ठीक है प्लीज। एनी अदर कंफ्यूजन? चलो फिर आगे चले। आज का जो एक और छोटा सा काम है वो भी कोशिश करें कि हम वाइंड अप कर लें आज। हेडिंग एक लिखें, मेथड्स ऑफ segregation, methods of segregation of semi variable cost methods of segregation of semi variable cost into variable and fixed cost। अगर आपको सेमी वेरिएबल कॉस्ट गिवन हो, क्या बोला मैंने? क्या होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट? जिसका कुछ हिस्सा फिक्स है, कुछ हिस्सा वेरिएबल है। और आपसे अगर ये रिक्वायर्ड हो कि आप अलग-अलग करें, इसमें बताएं, इसके अंदर फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, इसके अंदर बताएं वेरिएबल कितनी, सिर्फ वेरिएबल कितनी है, और इसके अंदर सिर्फ फिक्स कितनी है। तो उस सेग्रीगेशन के लिए 2 मेथड्स यूज होते हैं, ये हम पढ़ने लगे हैं। मैंने जरा हेडिंग एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। किस चीज के मेथड्स पढ़ने लगे हैं? सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर कितने रुपए फिक्स के हैं और कितने रुपए वेरिएबल के हैं। अगर ये अलग-अलग करने हो तो उसको उसको उस अलग-अलग करने के 2 तरीके हैं। पहले इन तरीकों के नाम लिख लें जरा। नंबर 1, फर्स्ट मेथड इज हाई-लो मेथड। हाई डैश सॉर्ट ऑफ हाई-लो मेथड। एंड उसका एक दूसरा मेथड भी है, लीनियर रिग्रेशन मेथड। ये इस वक्त अगर नोट्स किसी के पास हैं तो, बल्कि हैं सबके पास, ये बैग में रख लें जरा। देयर आर 2 मेथड्स, मतलब कहीं अभी फिलहाल जरूरत नहीं, जब जरूरत पड़ेगी फिर मैं बताता हूँ। इनिशियली जरा कुछ लिख के कर लें जरा, ताकि साथ ही चीजें याद हो जाए। There are 2 methods to segregate the variable cost into fixed and variable cost. Number 1 is high-low method and number 2, नाम की हद तक बड़ा ये 2 पता होने चाहिए, लेकिन लीनियर रिग्रेशन के साथ लिख लें, ये सिलेबस में नहीं। इसका नाम पता होना चाहिए लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन सिलेबस में नहीं है। इन अदर वर्ड्स, बस हमने हाई-लो मेथड ही डिटेल में डिस्कस करना है, नॉट एन। लेकिन नाम की हद तक कितने मेथड पता होने चाहिए? हाउ मेनी मेथड्स ऑफ व्हाट, ऑफ व्हाट। ये मेथड्स करते क्या हैं? अलग-अलग कर देंगे, अलग-अलग कर देंगे वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट को सेमी वेरिएबल में से। लेकिन इसके एक्सप्लेनेशन में सिर्फ हम हाई-लो मेथड ही बहस में लाएंगे। तो अब नेक्स्ट इसके बाद दोबारा एक दफा हेडिंग लिख लें, हाई-लो मेथड।
हाइलो मेथड क्या है, कैसे अप्लाई होता है, इसको समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल जरा मुझे बना कर लेने दें। बस हेलो मेथड हेडिंग लिख कर रुक जाएं आप जरा। ये करो स्टार्ट। बस आप काइंडली कोई लिखता प्लीज नजर ना आए। लेट्स अज्यूम बेटा जनवरी के मंथ में, प्लीज पहले इंफॉर्मेशन जो मैं लिख रहा हूं इसको समझना आपने। जनवरी 2024 में आपने सपोज 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किए और कॉस्ट इंकर हुई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंकर हुई सपोज 300,000। जनवरी 2024 में सपोज कितने यूनिट्स बने और कितना खर्चा हुआ। देन फरवरी 2024 में सपोज आपने 200 यूनिट्स बनाए और 4 लाख रुपए का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का खर्चा हुआ। मार्च में सपोज 300 यूनिट्स बने, 5 लाख रुपीस कॉस्ट आई। एक्टिविटी सपोज बढ़ती गई, 400 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए और 6 लाख रुपीस कॉस्ट आई। मेरी एग्जांपल को समझ आ गई। मैंने पिछले 4 महीने फॉर एग्जांपल जो गुजरे हैं उनका डाटा का आपके सामने लिखा हुआ है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है और टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। यहाँ तक जरा आप भी लिख लो। जी नोट है। जी अलाइनमेंट लिख लिए। जी सर, ये लास्ट कॉलम है। अब फुल कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है जी आपसे। जो आज की बातें हुई हैं वो सारी शायद बीच में आ रही हैं, रिवाइज भी हो जाएंगी। लास्ट कॉलम मींस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। थोड़ा गौर से देखें, बताएं फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है? आपको कैसे पता चला? अल्लाह करे सबके जिन्होंने बोला है सेमी वेरिएबल है उनके जहन में यही आया हो कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सेमी वेरिएबल ही होती है। फिक्स है, वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल है? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती ही सेमी वेरिएबल है। ठीक है ना? लेकिन अब प्लीज गौर से दोबारा देखना है और आपने कुछ नहीं करना। आप ना कर सकेंगे जो मैं इस वक्त करने लगा हूं। लेट्स अज्यूम ये डाटा इस तरह से होता। सेमी वेरिएबल।
ऊपर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही लिखा हुआ, सेमी वेरिएबल। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है सेमी वेरिएबल, लेकिन क्या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर फिक्स भी होती है? तो कहीं ऐसे तो नहीं कि मैंने इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का सिर्फ फिक्स्ड हिस्सा लिखा? क्या मैं डाटा इस तरह भी दे सकता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से सिर्फ फिक्स बता दूं और ऊपर ना लिखूं? यस सर, मैं कर सकता हूं। क्या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में वेरिएबल फिक्स दोनों होते हैं? तो तीन तरह से डाटा आपको बताया जा सकता है। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, आगे आगे फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, आगे सेमी वेरिएबल मींस टोटल। टोटल तो ठीक है, ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ। ऊपर कहाँ? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो लिखा हुआ है ना, क्या लिखा है ना, क्या लिखा है ना, क्या लिखा है? ना वेरिएबल लिखा है, ना फिक्स लिखा है, ना सेमी वेरिएबल, ना टोटल लिखा है। तो रट्टा भी नहीं लगा लेना कि वेरिएबल ही होती है, सेमी वेरिएबल ही होती है, वो ठीक है आपकी बात। ओवरऑल अगर देखा जाए तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सेमी वेरिएबल ही होती है। लेकिन डाटा तो मेरे भाइयों को और से देखो यार, 100 यूनिट्स बने, कितना खर्चा हुआ? 200 बने, 300 बने, 400 बने, क्या बढ़ रहा है? लेकिन क्या फिर भी कांस्टेंट है? टोटल फिर भी कांस्टेंट है। तो इस केस में मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से सिर्फ क्या बताया है? फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बताई। कभी कुछ कहता हूं, कभी कुछ कहता हूं। आप अपने पास देखें जरा, क्या आपका खर्चा यूनिट्स के बढ़ने से आपके रजिस्टर पे क्या बढ़ने से क्या बढ़ रहा है? तो आपकी कॉस्ट कौन सी? मेरी कौन सी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वाली? नहीं क्लियर हो रहा? एक और मैं बात करता हूँ, फिर बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। बोर्ड पे दोबारा देखना। सपोज ये कॉस्ट कुछ इस तरह से होती, जी बताएं जी कौन सी कॉस्ट है? फिक्स है, वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल है? आपकी कौन सी है? मेरी कौन सी है? सेमी वेरिएबल कैसे पता चला? क्या बिजनेस की टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सेमी वेरिएबल होती है? होती है सर, मैंने नहीं कहा है, मैंने खुद लिखवाया, मैंने भी लिखा था, मेरे पास भी लिखा हुआ है। लेकिन क्या बिजनेस की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में वेरिएबल भी होती है, फिक्स भी होती है, और उन्हें मिला के टोटल कॉस्ट वेरिएबल और सेमी वेरिएबल, फिक्स और वेरिएबल इकट्ठा होकर सेमी वेरिएबल बन जाता है? मेरी कॉस्ट कौन सी है? कैलकुलेटर एक मिनट पकड़ेंगे प्लीज, सीरियस इशू हो रहा है अभी, राम सर खत्म हो जानी बात, कंसंट्रेट करना है। 3 लाख कैलकुलेटर पे लिखें और डिवाइड बाय 100 करें, 3000 आ रहा है। ये मैंने करवाया क्या है? कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, 300 इज, सॉरी 3000 इज कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। कैलकुलेटर पे 0 करें, 6 लाख लिखें, सेकेंड लाइन, डिवाइड बाय 200। यार दोबारा वर्किंग करनी है, यार दोबारा वर्किंग करनी है। 3000 ही आ रहा है, फिर 0 करें, 9 लाख डिवाइड बाय 300 ही आएगा, ये आ रहा है, और लास्ट करें। नहीं आएगा तो एक अलग बहस है, आ भी रहा है कि नहीं? चारों लेवल्स पे जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, क्या पर यूनिट सेम आ रहा है? 100% फिक्स है या 100% वेरिएबल है? तो सेमी वेरिएबल है। अब कैलकुलेटर पे 0 करें, अपना रजिस्टर देखें, कंसंट्रेट प्लीज, और दो मेरे सेंटेंसेस पहले सुने। नंबर 1,
अपनी फिगर जरा रजिस्टर पे मैंने जरा चेंज की हुई है। 100 यूनिट्स बने तो कॉस्ट थी 3 लाख, आपका रजिस्टर बोल रहा हूँ। 200 यूनिट्स बने तो 4 लाख, 300 यूनिट्स बने तो 400 यूनिट्स बने तो टोटल कांस्टेंट नहीं है, टोटल कॉस्ट कांस्टेंट नहीं है। एक्टिविटी बढ़ रही है, टोटल कॉस्ट में चेंज आ रही है। अगर ये कॉस्ट आपके रजिस्टर पे लिखी हुई है 100% फिक्स होती, क्या बोला मैंने, तो एक्टिविटी के साथ चेंज ना होती। इसका मतलब जो आपके रजिस्टर में डाटा लिखा हुआ है ये 100% फिक्स नहीं है। अब कैलकुलेटर उठाएं, पहली वर्किंग तो होपफुली वही है 3 लाख डिवाइड बाय 100। अब पर यूनिट कैलकुलेट करवा रहा हूँ, 3000 आ गया पहला। दूसरा शुरू करें, 4 लाख डिवाइड बाय 200 क्या आंसर आया आपके भी, आप पे 2000 मैंने जहन में रख लिया है। थर्ड वर्किंग करें प्लीज, नेक्स्ट वर्किंग करें 5 लाख डिवाइड बाय 300। लास्ट वर्किंग करें 6 लाख डिवाइड बाय, प्लीज 6 लाख डिवाइड बाय, सबने वर्किंग्स करनी है। ना क्या कांस्टेंट है, ना क्या कांस्टेंट है, ना टोटल कांस्टेंट है, ना पर यूनिट कांस्टेंट है। बोर्ड में जरा देखें, क्या मेरा पर यूनिट कांस्टेंट था? वो कौन सी कॉस्ट है जिसका पर यूनिट कांस्टेंट होता है? तो इस वक्त जो आपको बोर्ड पे डाटा नजर आ रहा है, क्या फाइनली मैं कह सकता हूं कि मैंने इस वक्त आपके सामने सिर्फ वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लिखी है, मैंने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लिखी है, लेकिन क्या ये डाटा देख के एज एन अकाउंटेंट हम ढूंढ सकते हैं कि ये 100% फिक्स है, 100% वेरिएबल है, या ये सेमी वेरिएबल है? ये फिक्स क्यों नहीं है? इसका टोटल सेम नहीं है। क्या इसका पर यूनिट सेम आ रहा है? तो फिर ये मिक्स भी नहीं है। ये 100% क्या है? तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अकाउंटेंट्स को गलत तरफ भी लेके नहीं जानी चाहिए। हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से सिर्फ हमें वेरिएबल पोर्शन दिया हो, ऑल्टरनेटिवली सिर्फ हो सकता है क्या दिया हो, क्या दिया हो, क्या दिया हो, वो कैसे पता चलेगा, वो कैसे पता चलेगा? अगर हर लेवल पे फॉर एग्जांपल कॉस्ट सेम है, तो क्या ये अंडरस्टूड बात है कि ये खर्चा 100% फिक्स दिया हुआ है? प्लीज कुछ क्लियर हो रहा है सर? लेकिन आप अपना रजिस्टर देखें, ना क्या है और ना क्या है। तो अगर टोटल भी कांस्टेंट नहीं है और पर यूनिट भी सेम नहीं है, तो दिस इज एन इंडिकेशन कि ये कॉस्ट ना 100% फिक्स है, ना 100% वेरिएबल है, ये कॉस्ट आपकी सेमी वेरिएबल है। ये एक बोर्ड वाली कॉस्ट मेरी फिक्स क्यों है, क्यों है? अगर हमें कभी डिसाइड करना पड़ जाए ये कॉस्ट सेमी वेरिएबल है, फिक्स है या वेरिएबल है, तो हम क्या किया करेंगे? अगर कांस्टेंट है टोटल, तो फिर ये 100% फिक्स ही होगी। अगर पर यूनिट सेम है तो, और अगर ना क्या और ना क्या, आई होप कि मैं कुछ समझा सका हूं सर। तो हमें, मैंने जो डाटा आपको लिखवाया वो क्या है, वो सेमी वेरिएबल है, और मैंने वो सेमी वेरिएबल इसलिए लिखवाया है ताकि हम हाई-लो मेथड से उसे सेग्रीगेट करना सीख लें कि उसमें वेरिएबल कितना है और फिक्स कितना है। फॉर एग्जांपल जरा बोर्ड पे जरा देखें, क्या इस केस में हमें किसी मेथड को यूज करने की जरूरत है? हमें क्या पता है कि ये कॉस्ट 100% फिक्स है, देयर इज नो नीड ऑफ एनी वर्किंग, देयर इज नो नीड ऑफ एनी मेथड। अगर एक्टिविटी लेवल के बदलने के बावजूद टोटल कॉस्ट में चेंज नहीं आ रहा, तो इट इज 100% फिक्स। ये एक सेकंड बेटा मैं लिखवा देता हूँ जो मैं बोल रहा हूँ, आप मेरी बात जरा पूरी सुन लें। ये जो आप लोग लिख रहे हैं अच्छी बात है लिख रहे हैं, लेकिन ये मैं भी पूरा सेंटेंस सही तरह लिखवा देता हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा ये कॉस्ट फिक्स है, वेरिएबल है। शायद आप यही लिख रहे होंगे, तो लेट मी कंप्लीट माय वर्ड्स, मैं फिर ये खुद लिखवा देता हूँ। ये बात मैं ये कर रहा था कि अगर एक्टिविटी लेवल के चेंज हो जाने के बावजूद कॉस्ट में चेंज नहीं आ रहा, तो इट इज एन इंडिकेशन कि ये 100% वर्ड समझ आ रहा है, ये 100% फिक्स है।
और अगर फॉर एग्जांपल ये डाटा मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था 3 लाख, 6 लाख, 9 लाख, 12 लाख, उसकी बेस पे क्या हो रहा था? पर यूनिट नहीं, उसकी बेस पे हो क्या रहा था? पर यूनिट कॉस्ट सेम आ रही थी। अगर पर यूनिट कॉस्ट सेम आ रही है, वंस अगेन देयर इज नो नीड ऑफ एनी मेथड, दिस इज 100% वेरिएबल कॉस्ट। कब जरूरत पड़ेगी किसी मेथड की? जब वो सेमी वेरिएबल है। और सेमी वेरिएबल कैसे पता चलेगा? ठीक है प्लीज। अब तो आपका पास जो डाटा है, मैं भी अब उधर आ जाता हूँ, और उस डाटा के नीचे सबसे पहले हमने वही हेडिंग, एक वही सेंटेंस लिखना है कि व्हाई दिस कॉस्ट इज सेमी वेरिएबल। आप बताएंगे अपने वर्ड्स में, व्हाई दिस कॉस्ट इज सेमी वेरिएबल। बोल दें बोल दें बोल दें बोल दें बोल दें। सर्कल सा लगा लें, एक सेंटेंस लिखे इसके नीचे डाटा के। ये बड़ा, सॉरी जरा एक मिनट, मैं आपने जो बात लिखी है मैं पढ़ के इसका आंसर देता हूँ। जस्ट एक मिनट में जरा बात पूरी कर लूँ। This manufacturing cost is neither 100% fixed, ब्रैकेट सी बना के जरा एक्सप्लेन करना, बिकॉज टोटल इज नॉट कांस्टेंट nor 100% variable because ये बेटा मेरा ख्याल है आप उस दिन भी डिसाइड हुआ था कि आप FA1 कॉस का सब टैक्स रख लें और फिर बिस्मिल्लाह पढ़ें। अब फाइनल करें अपने जो भी कॉम्बिनेशन। ठीक है प्लीज। और जिंदगी में अगर कुछ पास्ट में कुछ ऐसा ना हुआ जो होना चाहिए था, तो उसे फिर भूलने की कोशिश करें यार। अब पास्ट में तो नहीं रह सकते। अल्लाह मालिक है, बस लेट स्टार्ट अ न्यू लाइफ। यकीनन टेंशंस जिंदगी के साथ साथ हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन यही जिंदगी है। पॉजिटिव होकर जिंदगी दोबारा कहीं से शुरू करनी पड़ती है, तो पास्ट का तो कुछ नहीं हो सकता। जी मैं दूसरी ब्रैकेट बनाना चाह रहा था, लेकिन रुक इसलिए गया हूँ। आप बनवाएंगे ब्रैकेट में क्या लिखूं? बिकॉज 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 पर यूनिट इज नॉट सेम कह लें, कांस्टेंट कह लें, एक ही वर्ड है, कांस्टेंट या सेम। नॉर 100% वेरिएबल बिकॉज पर यूनिट इज नॉट कांस्टेंट, सॉरी नॉट कांस्टेंट। This manufacturing cost is neither 100% fixed nor 100% variable. Therefore, it is semi-variable cost. And if it is semi-variable cost और हमसे अगर रिक्वायर्ड है कि इसको अलहदा करें, तो अब इसको अलहदा करने के लिए हम इंशाल्लाह अभी हाइलो मेथड डिस्कस करेंगे। मेरा ख्याल है कि यही सारी बात हुई थी, जिसको मैंने जरा दो लाइंस में इकट्ठा कर दिया। एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन सर? चले आए बेटा, फिर अगर सेमी वेरिएबल कॉस्ट सामने आ जाए और आपने उससे अलहदा करना हो, फिक्स और उसमें से वेरिएबल अलहदा करना हो, तो हाइलो मेथड किस तरह अप्लाई होता है, अब नेक्स्ट मैं जरा वो डिस्कस करता हूँ। मेरे अलावा भी हाइलो डिस्कस हो रहा है कहीं? नहीं, कुछ और ही हो रहा था, मैंने कहा शायद अच्छा गुमान रखना चाहिए।
ये बेटा हाई लो जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इसमें, अब इसमें भी बहुत सी बातें मैं करूंगा आपके सामने। ऐसा इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, लिखा भी हुआ है, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम अपने हाथ से भी लिख लेंगे। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे फोकस रखिएगा कि बात सही तरह समझ आ जाए। एट द एंड ऑफ द डे बड़ी सिंपल सी बात निकलनी है, लेकिन क्योंकि नहीं है तो थोड़ा सा शायद हमें समझने के लिए टाइम लगेगा। हाई लो बेटा जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, किया ये जाता है कि जो भी आपके सामने डाटा है, जिस तरह इस वक्त हमारे पास 4 मंथ्स का डाटा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो इसमें एक हाईएस्ट लेवल उठा लेंगे और दूसरा एक लोएस्ट लेवल उठा के एक वर्किंग की जाती है। तो मुझे जरा थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करने दें और बाद में अगर आप नोट कर लें। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन हाई लो मेथड, अगर आपने सेग्रीगेट करना है, मेरे वर्ड सुने गौर से। सिलेक्ट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्टिविटी लेवल। मुझे जरा ढूंढ देंगे जरा अपने डाटा में से। सेलेक्ट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्टिविटी लेवल किसे कहते हैं? एक्टिविटी लेवल बोल रहा हूँ यूनिट्स को, प्रोडक्शन यूनिट्स को, यूनिट्स के प्रोडक्शन को। व्हाट इज द हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल? 400 यूनिट्स एक्टिविटी लेवल। और इन 400 यूनिट्स का बनाने की कॉस्ट क्या आई थी? 6 लाख। देन कौन सा उठाना है? लोएस्ट एक्टिविटी लेवल 100,000 कॉस्ट आई थी, सॉरी 3 लाख कॉस्ट आई थी। जब 400 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए 6 लाख रुपीस कॉस्ट आई थी, और जब 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए तो 300,000 कॉस्ट आई थी। मैंने कौन से लेवल्स उठाए हैं? अच्छा, इस वक्त मैंने डाटा बहुत सिंपल सा लिखा था, उस वक्त हो सकता है आपको लग रहा हो सबसे लास्ट वाला और पहला वाला उठाना होता है। ऐसी हरगिज बात नहीं है। अगर डाटा रैंडम सा हो तो आपने क्या उठाना है? हाईएस्ट एंड लोएस्ट। जो भी डाटा होगा उसमें से हाईएस्ट लेवल उठाएंगे और उसकी कॉस्ट सामने लिख लेंगे, और सेकेंडली लोएस्ट एक्टिविटी लेवल उठा के उसकी कॉस्ट सामने लिख लेंगे। ठीक हो गया प्लीज? तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? सेलेक्ट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्टिविटी लेवल और उनके सामने उनकी कॉस्ट लिखना। और सब आपने बोर्ड पर जरा देखना। 400 यूनिट्स जब बने तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आई? 6 लाख रुपए। 100 यूनिट्स बने थे तो क्या जब यूनिट्स में इंक्रीज हुआ 100 से 400 यूनिट्स में जब इजाफा हुआ तो क्या कॉस्ट में भी इजाफा हुआ? क्या सेंटेंस बोले मैंने? क्या जब यूनिट्स में इंक्रीज आया तो कॉस्ट में भी इंक्रीज आया? 100 से 400 अगर यूनिट्स हुए तो यूनिट्स में कितना इंक्रीज आया? 300। डिफरेंस ले रहा हूं सिंपली, 400 माइनस 100, 300 यूनिट्स का इजाफा हुआ। कहां से कहां जाते हुए? 100 से 400 पे जाते हुए। और कॉस्ट में कितना चेंज आया? 3 लाख रुपया। सिंपली मैंने डिफरेंस लिए। जब 300 एक्स्ट्रा यूनिट्स बने, समझ आते हैं मेरे वर्ड्स? कहां से कहां जाते हुए? 100 से 400 पे जाते हुए जब 300 एक्स्ट्रा बने, उन 300 एक्स्ट्रा यूनिट्स को बनाने की वजह से कॉस्ट कहां से कहां गई है? 3 लाख से 6 लाख गई है। मींस 3 लाख कॉस्ट में इंक्रीज आया है। फाइनली मैं कह सकता हूं 300 एक्स्ट्रा यूनिट्स बनने की वजह से कॉस्ट में 3 लाख रुपए का इंक्रीज आया है। आराम से मेरा सेंटेंस दोबारा सुन के रिपीट करना आपने। 300 एक्स्ट्रा यूनिट्स बनने से कॉस्ट में 3 लाख रुपए का इंक्रीज आया है। जरा रिपीट करें। अब जो आपने बोला है उसको जहन में रख के मेरा सेंटेंस सुने, मेरा क्वेश्चन सुने। वो कौन सी कॉस्ट होती है जो यूनिट्स के इंक्रीज होने से इंक्रीज हो जाती है? वो फिक्स भी होती है यार। सॉरी, मैंने ऐसी गलत बात बीच में ऐड कर दी है। दोबारा जरा सेंटेंस शुरू करते हैं जीरो से। 300 यूनिट्स के इंक्रीज की वजह से कॉस्ट में 300,000 का इंक्रीज आया है। जब ये बात आपने कर ली तो नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन क्या ऐड किया?
वो कौन सी कॉस्ट होती है जो यूनिट्स के इंक्रीज की वजह से इंक्रीज होती है? तो इज दिस 300,000 इंक्रीज? वो 3 लाख की बात नहीं कर रहा, इंक्रीज की बात कर रहा हूं। क्या ये 3 लाख रुपए का जो इजाफा है 100% वेरिएबल कॉस्ट है? क्या ये 3 लाख रुपए की कॉस्ट का इजाफा 300 एक्स्ट्रा यूनिट्स बनने की वजह से हुआ है? क्या ये 3 लाख रुपया सर्कल वाला 100% वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 300 यूनिट्स है? मेरे अलावा तो नहीं कोई कंफ्यूज हो रहा? फुल कंफ्यूजन है सर। सेंटेंस अब मेरा क्या प्लीज, क्या सवाल इस वक्त क्या उठा हुआ है? क्या ये 3 लाख रुपया 100% नहीं, वो तो मेरा ख्याल है क्लियर है सारे। जहां तक हम क्लियर हैं वहां तक रिपीट कर लेते हैं, और जहां थोड़ी थोड़ी सी कंफ्यूजन है उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। क्या ये 300,000 रुपीज का कॉस्ट में इंक्रीज बिकॉज ऑफ 300 एक्स्ट्रा यूनिट्स है? इसमें कोई कंफ्यूजन? सेकेंडली मैंने क्वेश्चन रेज किया था, वो कौन सी कॉस्ट है जो यूनिट्स के इंक्रीज की वजह से इंक्रीज होती है? इसमें कोई कंफ्यूजन? वेरिएबल कॉस्ट यूनिट्स के इंक्रीज होने की वजह से इंक्रीज हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टोटल की बहस हो रही है। आई होप कि यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन यहां क्रिएट हुई है जब मैंने आपके सामने क्वेश्चन ये रेज किया है कि जो 3 लाख रुपीज सर्कल में मैंने लिखा हुआ है, इज दिस 300,000 100% वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 300 एक्स्ट्रा यूनिट्स? यहाँ जो आपका सवाल का आंसर है वो जरा डिवाइडेड सा महसूस हुआ है मुझे। कहीं कहीं यस है, कहीं कहीं मेरी तरह है, और कहीं तरह पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। तो अब कंफ्यूजन ये है, कंफ्यूजन प्लीज क्या है, रिपीट। सवाल मेरा इस वक्त क्या है जिसका आंसर हम थोड़ा सा नहीं दे पा रहे? ये जो 3 लाख का इजाफा है, क्या ये 3 लाख रुपए का इजाफा इन 300 यूनिट्स की 100% वेरिएबल कॉस्ट है? नहीं, मतलब अब इसका आंसर भी हम कंफ्यूज, इंक्लूडिंग मी, हम कंफ्यूज हैं। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल ये 3 लाख रुपया फुल कंसंट्रेट इन 300 यूनिट्स की, क्या बोला मैंने, ये 3 लाख रुपया इन 300 यूनिट्स की अगर 100% वेरिएबल कॉस्ट है, तो क्या 3 लाख डिवाइड बाय 300 करके मैं पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट मालूम कर सकता हूं? लेकिन क्या ये वाकई है भी जो मैं कह रहा हूं? अब इसको तो फाइनल करते हैं। देखिए अभी हमें नहीं पता, मुसलसल आप बोर्ड पे देख रहे हैं जी, आप हमें नहीं पता कि 6 लाख के अंदर, अब मैं ऊपर फिगर्स में चला गया हूं, 3 लाख के डिफरेंस की बात नहीं कर रहा, 6 लाख रुपीज में फिलहाल हमें नहीं पता कि कितनी फिक्स कॉस्ट है और कितनी वेरिएबल है। क्या हमें ये याद है, जस्ट टू रिकॉल, कि ये 6 लाख रुपीज जो लिखे हुए हैं और नीचे उसके जो 3 लाख रुपीज लिखे हुए हैं, ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है? प्लीज ये याद है सर? अभी अपने हाथ से हमने लिखा था ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मिक्स है। तो 6 लाख रुपया और 3 लाख रुपया डिफरेंस की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं एक सेकंड के लिए सर्कल खत्म कर देता हूं। आई एम नाउ टॉकिंग अबाउट दीज टू फिगर्स। क्या ये फिगर्स जो है फिक्स कॉस्ट की फिगर्स हैं या वेरिएबल की कॉस्ट की हैं? सेमी वेरिएबल की। इनमें फिक्स भी है और वेरिएबल भी। हमें नहीं पता इनके अंदर फिक्स कितना है, वेरिएबल कितना है, वही तो हम अलग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल हमें नहीं पता फिक्स कितना है, वेरिएबल कितना है। सब मेरे साथ हैं प्लीज? लेट्स अज्यूम फॉर अ सेक ऑफ अ डिस्कशन, लेट्स अज्यूम फॉर अ सेक ऑफ अ डिस्कशन कि 6 लाख रुपए में 1,50,000 फिक्स कॉस्ट है, फॉर एग्जाम्पल है, या अज्यूम कर रहा हूं? अज्यूम कर रहा हूं। लेट्स अज्यूम इस 6 लाख में 1,50,000 फिक्स कॉस्ट है या अज्यूम कर रहा हूं? जस्ट एक बात समझाने के लिए अज्यूम कर रहा हूं। तो अगर 6 लाख में 1,50,000 फिक्स कॉस्ट है, तो कितनी भी वेरिएबल कॉस्ट होगी? प्लीज यार, कितनी वेरिएबल कॉस्ट होगी?
4,50,000 वेरिएबल कॉस्ट होगी। आप नहीं प्लीज लिख रहे, कहीं मिट ना जाए। इंशाल्लाह पहले भी कभी नहीं हुआ ऐसा, आइंदा भी इंशाल्लाह नहीं। लेट्स अज्यूम ये सबको पता है 6 लाख फिक्स और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है। अज्यूम किया मैंने कि सपोज इस 6 लाख में 1,50,000 फिक्स कॉस्ट है और देयरफॉर ऑब्वियसली 4,50,000 वेरिएबल कॉस्ट होगी। ओके है। अब आप 3 लाख पे हैं जो इसके नीचे है, 6 लाख के नीचे 3 लाख, क्या फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम रहता है? तो क्या जितनी फिक्स कॉस्ट 6 लाख में है उतना ही फिक्स कॉस्ट का टोटल 3 लाख में भी होगा? क्या फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम रहता है? अगर 6 लाख में 1 लाख फिक्स कॉस्ट होती तो 3 लाख में भी 1 लाख ही होती। अगर 180,000 होती कहां भी और कहां भी, तो लेट्स अज्यूम अगर 1,50,000 फिक्स कॉस्ट है विद इन 6 लाख, तो क्या ये कंफर्म है कि 3 लाख में भी 1,50,000 ही फिक्स कॉस्ट होगी? लिख दूं 150? बताएं किसके सामने लिखूं? कोई अजम्पशन ले रहे हैं या हम लॉजिकल बात कर रहे हैं? नहीं, अब अजम्पशन ही ले रहे। 1.5 लाख अजम्पशन थी, दूसरी अजम्पशन इंशाल्लाह वो आपने बतानी है। 1.5 लाख मेरी अजम्पशन थी पहली, लेकिन अगर 6 लाख में 1.5 लाख है तो क्या 3 लाख में भी 1.5 लाख ही होगा? अब अजम्पशन नहीं है, अब हमें लॉजिकली पता है। मैं ये नहीं कह रहा 1.5 लाख ही है, अगर उसमें 1.5 लाख है तो क्या इसमें भी 1.5 लाख फिक्स कॉस्ट होगी सर? लेकिन वो तो 3 लाख है टोटल, तो बाकी 1,50,000 फिर वेरिएबल होगा। क्या 3 लाख सेमी वेरिएबल है या फिक्स है? ये वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल है। अगर 1,50,000 फिक्स कॉस्ट है तो रिमेनिंग फिर वेरिएबल होगा। यहां तक ओके? अब फिक्स कॉस्ट वाले कॉलम में है जो मैंने बनाया, क्या यूनिट्स बढ़ने के बावजूद, लेफ्ट साइड 100 से 400 यूनिट्स हो जाने के बावजूद फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम ही रहा होगा? फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम ही रहा होगा सर, तो फिक्स कॉस्ट में बेटा कोई डिफरेंस नहीं है। लास्ट कॉलम में जाए, 450 और 150 के डिफरेंस बताएं। कैलकुलेटर अलाउड अगर यूज करना तो। कहां 3 लाख निकाल रहे हैं, किसी का पता? प्लीज कहीं पता है कहां 3 लाख आ रहा है? 1,50,000 के नीचे डैश क्यों लगाया मैंने? दोबारा जरा 6 लाख और 3 लाख के नीचे आए। क्या 100 एक्स्ट्रा यूनिट्स बनने की वजह से टोटल कॉस्ट में 3 लाख का इंक्रीज आया है? फिक्स कॉस्ट के बढ़ने की वजह से आया होगा या सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के बढ़ने की वजह से आया होगा? कुछ रीजनेबली बात बनी है सर? लेकिन अब आप कह सकते हैं ये तो मैंने 1.5 लाख अज्यूम किया है, तो अभी वाकई हमें नहीं पता है। लेकिन अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बताएं क्या अज्यूम करूं। लेकिन कोई ऐसी चीज अज्यूम कीजिएगा जो विद इन रेंज आ जाए। 8 लाख, टोटल खर्चा ही 6 लाख है, मतलब 2 लाख की बजाय कोई और, जरा लास्ट लाइन में से भाई 2.5 लाख, बाकी आ रहा हूं मैं आगे। जरा लास्ट लाइन वाले भाई जरा इन्वॉल्व हो जाए, इसका मतलब सारी क्लास इन्वॉल्व है प्लीज। बंदा मैं बताता हूँ एंड में, कौन है भाई अपना यार, प्लीज बोर्ड में देखें। लेट्स अज्यूम, कंसिडरेट प्लीज, मतलब ये नहीं कि मैंने अगर अज्यूम किया तो इंशाल्लाह ये आंसर ऐसे आएगा, इंशाल्लाह कुछ भी आप अज्यूम करेंगे विद इन द फिगर्स। तो 2.5 लाख भाई ने कहा है तो 2.5 लाख की बेस पे वर्किंग कर रहा हूँ। अगर 6 लाख में 2,50,000 फिक्स कॉस्ट है
तो वेरिएबल कॉस्ट फिर कितनी होगी? अच्छा आप कैलकुलेटर प्लीज यूज कर लें, प्लीज अगर वर्किंग नहीं हो रही तो कैलकुलेटर यूज करें। 6 लाख में अगर लेट्स अज्यूम 2,50,000 फिक्स कॉस्ट है तो फिर वेरिएबल कॉस्ट 3,50,000 रुपीज होगी। लेकिन अगर 2,50,000 फिक्स कॉस्ट 6 लाख में है तो 3 लाख में कितनी है? क्या फिक्स कॉस्ट का टोटल फिर सेम ही होगा? और फिर 3 लाख माइनस 2,50,000 50,000 वेरिएबल कॉस्ट होगी। एनी कंफ्यूजन इन द फिगर्स? वंस अगेन, किस में डिफरेंस क्यों जीरो है? फिक्स कॉस्ट एक्टिविटी के बढ़ने की वजह से नहीं बढ़ेगी, उसमें डिफरेंस नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस लें प्लीज। 3,50,000 माइनस 50,000, क्या एक्टिविटी के बढ़ने से कॉस्ट 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपया होके 3 लाख खर्चा बढ़ा है फिक्स कॉस्ट के इंक्रीज की वजह से, या 100% वेरिएबल? 100% वेरिएबल की वजह से। तो बात क्लियर है? प्लीज प्लीज क्लियर है सर? अब ये बेटा जो मैंने फिगर्स लिखी है जस्ट आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वरना एक सेकंड बोर्ड पे इस तरह देखें जरा। अब क्या नजर आ रहा है? सिर्फ नजर आ रहा है वैसे यार, प्लीज अब ये ना करो कुछ नजर नहीं आ रहा, थोड़ा सा बस इधर हुआ है। यूनिट्स नजर आ रहे हैं और टोटल कॉस्ट नजर आ रही है। अब हम एक सेकंड अकाउंटेंट बन के 6 लाख भी देखते हैं गौर से और 3 लाख भी गौर से देखते हैं। इस 6 लाख और 3 लाख के अंदर फिक्स कॉस्ट है और वेरिएबल भी है। जितनी भी फिक्स कॉस्ट है वो फिक्स कॉस्ट जितनी भी 6 लाख में है, क्या अंडरस्टूड बात है कि उतनी ही 3 लाख में भी होगी? तो अगर आप डिफरेंस लेंगे तो फिक्स कॉस्ट की वजह से डिफरेंस तो नहीं ना आएगा। जितनी भी है वो 2 लाख है, 2.5 लाख है, 1.5 लाख है, वो जितनी भी है, 1 लाख है, 10,000 है, जो भी है, 10,000 है तो 10,000 ही है, तो डिफरेंस उसकी वजह से तो नहीं है। कॉस्ट में इंक्रीज आया है। अगर अब दोबारा हम अपने सेंटेंस को सोच के आराम से दोबारा अगर बोल सके, पहले सुन ले दोबारा। कॉस्ट में इंक्रीज आया है यूनिट्स में इंक्रीज की वजह से। इसे लॉजिकली सोच के बोलें, कॉस्ट में इंक्रीज है यूनिट्स में इंक्रीज की वजह से। तो कौन सी कॉस्ट है जो यूनिट्स के इंक्रीज की वजह से बढ़ती है? और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट ने यूनिट्स के इंक्रीज की वजह से नहीं, पर यूनिट है वो, टोटल की वक्त बहस हो रही। पर यूनिट यकीनन इन्वर्सली वेरी करेगा, लेकिन टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम, यूनिट्स बढ़े कम हो जाए, इसने इधर ही खड़े रहना है। तो 6 लाख के अंदर जो फिक्स कॉस्ट है उतनी ही 3 लाख में भी होगी। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, अब डिफरेंस मींस वंस अगेन मैं इस 3 लाख की बात कर रहा हूं, जो डिफरेंस है क्या ये 100% वेरिएबल है? और इसी को थोड़ा सा हमने जरा फिगर्स का सहारा लेके भी समझने की कोशिश की है। आप जो भी फिक्स कॉस्ट अज्यूम करेंगे वो दोनों कॉस्ट में एज इट इज होगी। तो डिफरेंस फिक्स कॉस्ट की वजह से नहीं है, डिफरेंस सिर्फ किस वजह से है? वेरिएबल कॉस्ट की वजह से। और क्योंकि ये पता चल गया हमें, तो यहां से फिर हम वेरिएबल कॉस्ट के एंगल से फर्दर वर्किंग कर सकते हैं। अब मैंने बहुत कुछ बोला है, मैं इंशाल्लाह अभी इसको कंक्लूड भी कर देता हूँ। अब आप ये नोट भी कर लें, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो लास्ट 2 कॉलम्स हैं इसको लिखने की कोई जरूरत है। अगर है तो फिर डिफरेंट सिनेरियोज बन जाएंगे, रादर देन कि हम इसे लिखें कॉलम्स को। अगर इससे जो समझने की कोशिश की है वो समझ लें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि 2.5 लाख कहाँ से है, या फिर इस तरह अगर लिखना है तो फिर इस तरह लिखें, लेट्स अज्यूम। अगर ये लिखना है तो फिर लेट्स अज्यूम करके लिखिएगा, लेट्स अज्यूम 2.5 लाख इज फिक्स कॉस्ट। चलिए कंप्लीट करें यहाँ पे। ये कोई आवाज यहाँ से आ रही थी ये सर? सॉरी जी, एक सेकंड रुकिएगा जी, भाई का सवाल मुझे खतरनाक महसूस हो रहा है, जस्ट एक मिनट। कौन सा? ये वाला? ये सर्कल वाला? जी सर्कल वाला क्या? नहीं बेटा ऐसे तो नहीं ना यार, एक सेकंड छोड़े नहीं, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, मेरा ख्याल है लेट मी फर्दर एक्सप्लेन। एक सेकंड बोर्ड पे देखो, जरा देखें मेरे इस वक्त जो बोर्ड पे फिगर है, जस्ट मिनट सर 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 सर, अगर कि खुदा ना खास सही वाली कोई जहन में चीज आई हुई है तो मेरा नहीं ख्याल मैं ये कह रहा हूँ।
मेरी कॉस्ट में 6 लाख माइनस 3 लाख, 3 लाख रुपए का डिफरेंस है। अगले दो कॉलम ये बता रहे हैं कि वो डिफरेंस फिक्स कॉस्ट की वजह से नहीं है, वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की वजह से। तो मेरा ख्याल है मैं सही लिख रहा हूं, ये 3 लाख फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस है। अब क्लियर है मेरे कॉलम्स? लिखे जी। बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, होपफुली आपने जरा मेरी बात बड़ी पेशेंस से सुनी है। कोई कंफ्यूजन आपकी? जिस दिन कॉस्ट की क्लास लेते हुए एंड में मैं आपको बताऊं अल्लाह हाफिज, उस दिन समझिएगा कि आप कुछ सीख के गए हैं। और अगर थ्रू आउट द क्लास मौला फिर फंस गए, फिर फंस गए, 10 मिनट रहते हैं, 5 मिनट रह गए, अगर थ्रू आउट द क्लास ये हुआ है तो ठीक है, टाइम तो हमने गिन लिया है, मेरा ख्याल है समझ कुछ नहीं आया होगा। तो यकीनन एक बड़ा लंबा सफर है रोज का, ये उर्दू वाला सफर ही अल्लाह करे हो, इंग्लिश वाला ना हो। तो फुली इन्वॉल्व होंगे तो बात सही समझ आएगी। तो बहरहाल आई होप कि आपको पता ही नहीं चल रहा था कि टाइम कितना हुआ है। ये मैंने बीच में डिस्टर्ब किया आपको बता के। क्या टाइम खत्म हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह, अभी थोड़ा सा बस रह गया। मायूसी के लम्हात अभी थोड़े से बाकी हैं। अगर नोट कर लेंगे तो मुझे बताना प्लीज आपने। जी सर। नहीं बेटा ऐसे नहीं, प्लीज प्लीज ना करो यार, बहुत खतरनाक सवाल आ गया, सॉरी बीच में आपको डिस्टर्ब किया मैं। बेटा पहले ये काइंडली फाइनल करें, नोट कर लिया सबने? पहले सर जी सबसे पहले ये ऊपर है ना, आप नोट तो नहीं करा? एनीबॉडी राइटिंग? ये जो ऊपर मैंने डाटा लिखा है पहले ये फाइनल करें, क्या ये जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मैंने दी थी, मैंने फिगर्स जो लिखी थी, ये फिक्स है या वेरिएबल है? ये सेमी वेरिएबल है, और नीचे भी अगर गई हैं तो सेमी वेरिएबल ही गई हैं यार, वहीं से तो उठा के मैं नीचे लिखी। क्या वहां से उठाते उठाते नीचे फिगर्स आते आते फिक्स हो गई हैं? ये बेटा सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, अरे ये तो क्लियर करो ना यार। क्या डाटा सेमी वेरिएबल कॉस्ट का है? और उसी डाटा से मैंने एक हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल उठाया। क्या 400 यूनिट्स को बनाने की जो 6 लाख रुपया कॉस्ट है, ये सेमी वेरिएबल है? क्या 100 यूनिट्स को बनाने की जो 3 लाख कॉस्ट है, ये सेमी वेरिएबल है? और क्या अगर इन्हें उठा के थोड़ा सा नीचे लिख लूं दोबारा, तब भी ये सेमी वेरिएबल ही है? तो अब आपने ये कह दिया कि 100 के सामने जो 3 लाख लिखा ये फिक्स है, क्या हम अज्यूम कर लें फिक्स? पहले ये फाइनल करें प्लीज, क्या ये डाटा सेमी वेरिएबल कॉस्ट का था? हम क्या करना चाह रहे थे? सेग्रीगेट करना चाह रहे हैं। हमने एक स्टेप क्या किया, सेलेक्ट द, बोल दिया जरा थोड़ा सा, हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्टिविटी लेवल। फिर मैंने एक आपके सामने दूसरा स्टेप भी किया, टेक द डिफरेंस ऑफ बोथ द यूनिट्स एज वेल एज कॉस्ट, डिफरेंस ले लिए। ये 300 क्या है? यूनिट्स का डिफरेंस है। 3 लाख रुपया क्या है? तो ये दो स्टेप्स हो गए। इससे ये पता चला है कि ये जो 3 लाख रुपया है, ये इन 300 यूनिट्स की 100% वेरिएबल कॉस्ट है। अब ये 100% फाइनल हो रहा ही नहीं, ये 100% है। ये 3 लाख, ये नीचे 3 लाख है, क्या ये जो नीचे 3 लाख रुपया है, ये 300 एक्स्ट्रा यूनिट्स की 100% वेरिएबल कॉस्ट फाइनल है सर? एनी कंफ्यूजन? अब इस 3 लाख के ऊपर जो 3 लाख है वो क्या है, प्लीज बताना। ऑफ
100 units. This 3 lakh rupees is 100% variable cost of 300 extra units. एक सेंटेंस लिखना है इसके साथ, सर्कल लगाएं। किसके साथ? नहीं ना, नो नो प्लीज, किस 3 लाख के साथ? नीचे वाले का मतलब डिफरेंस यार, ये जो डिफरेंस 3 लाख रुपए का है, दिस डिफरेंस इन cost is 100% variable cost of 300 extra units because it is increased as a result of increase in units, because it is increased as a result of increase in units. फुल कंसंट्रेशन से लिखने के बाद ये सेंटेंस काइंडली पढ़ना है, और अगर इस पे किसी एक वर्ड पे भी कोई एतराज है तो पहले वो रिजॉल्व करना है। This difference in cost is 100% variable cost of 300 extra units because, यहाँ इट किसको क्या मैंने फिगर बोले 3 लाख, because it is increased, this 3 lakh is increased because of, as a result of। अब जरा खुद से पढ़ें, रिलैक्स होकर पढ़ें, आराम से पढ़ें, खुद को समझाएं, एनी कंफ्यूजन बताएं। जी इंशाल्लाह वो हमेशा होंगी, आप टेंशन ना लें, ठीक है मुजम्मिल सर, वो खुद होंगी, आपने वो नहीं करनी, वो इंशाल्लाह खुद फुलफिल होंगी, आपने वो नहीं करना। जी एनी कंफ्यूजन इन दिस सेंटेंस? एनी कंफ्यूजन? देन बेटा अगर हमें ये पता चल गया कि 3 लाख रुपया 300 एक्स्ट्रा यूनिट्स की कॉस्ट है, क्या बोला मैंने प्लीज? 3 लाख रुपया 300 एक्स्ट्रा यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट है, तो क्या यहां से मैं कैलकुलेटर पे पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करने की पोजीशन में आ गया हूं? कैसे बोल दें जरा? डिफरेंस इन कॉस्ट मींस 3 लाख डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन एक्टिविटी लेवल मींस 300। एनी इतराज? एनी इतराज? एनी इतराज? इज इक्वल टू व्हाट इज 1000 पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। मेरे अलावा किसी को पता चला है क्या हो गया? और क्या आपको पता है कि वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट कांस्टेंट रहता है? किसका क्या कांस्टेंट रहता है और किसका क्या कांस्टेंट रहता है? एनी कंफ्यूजन? तो अब बेटा अगर हमें वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट पता चल गया है तो इंशाल्लाह रिमेनिंग टाइम में हमें यह भी पता चल जाएगा कि इसके अंदर फिक्स कॉस्ट कितनी है। ठीक है प्लीज? यहां तक 3 स्टेप्स हुए। नंबर 1 हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल सिलेक्ट किया मैंने। नंबर 2 फिर मैंने डिफरेंसेस लिए, यूनिट्स का भी और रुपीस का भी। थर्ड स्टेप फिर मैंने ये किया कि डिफरेंस इन कॉस्ट 3 लाख डिवाइड बाय डिफरेंस इन यूनिट्स 300 से पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर लिए। अभी ये स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है प्लीज, ये लिखे भी मैं खुद भी लिखवा दूंगा, आप जरा जहन में रखने की कोशिश करें। इंशाल्लाह सब जो मैंने बोले वो समझ आया। किया क्या मैंने आपसे हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल उठवाया था, डिफरेंस फिर मैंने खुद कैलकुलेट किया था, और देन फिर मैंने एक पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट निकाल दी। चलो आगे, अब टाइम है, अगर आप घड़ी पे कंसंट्रेट की बजाय मेरी तरफ जरा देखेंगे तो काम खत्म हो जाना, लेकिन अब लग रहा है कि बड़ा मुश्किल हो गया बैठना। कोई नहीं, ये रोज ही क्योंकि होना है,
इसलिए जरा बैठने की आदत डालते हैं। हाउ टू सिट इन द क्लास इन लास्ट 15 मिनट्स, खास तौर पे जरा आज से 5 मिनट प्रैक्टिस करते हैं। बाकी इंशाल्लाह मैं कल 9:15 बजे याद करा दूंगा कि कैसे अपने आप को दबा के बैठाना है। महसूस ऐसे होता है समटाइम्स कि आपके इन बेंचेस में से कुछ स्प्रिंग है जो आपको डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। तो इंशाल्लाह हाउ टू रेजिस्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जरा बोर्ड पे देखते थे सर, अभी रजिस्टर जरा खोलना था जरा। जी रेडी है सर? जब बेटा ये आ जाएगा आपके पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो देन आपने लास्ट स्टेप ये करना होता है कि अब आप चाहें तो या हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल उठा लें, क्या बोला मैंने, और या लोएस्ट एक्टिविटी लेवल उठा लें। सेलेक्टेड लेवल्स में से हाईएस्ट भी उठा सकते हैं और लोएस्ट भी उठा सकते हैं और फिक्स कॉस्ट पता चल जाएगी। यकीनन मैं दोनों तरह वर्किंग अभी करके दिखाऊंगा। मैंने फिलहाल कौन सा लेवल उठाया है, हाईएस्ट उठाया है। हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल है क्या? 400 यूनिट्स जब बने थे तो 6 लाख रुपया टोटल खर्चा हुआ था। मत लिखें, अगर नहीं भी लिख सकेंगे कल लिख लेंगे। बात पूरी नहीं भी होगी तो इंशाल्लाह वहीं छोड़ देंगे, जितना खो जाएगा वो समझ के जाएंगे। हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल उठाना जरूरी नहीं है, सेलेक्टेड लेवल में से कौन सा उठा सकते हैं आप। अब मैं इंशाल्लाह दोनों तरह से वर्किंग करूंगा। पहले मैंने हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल उठाया। अब 400 यूनिट्स हैं और 6 लाख का इंडिक था, बता दें क्या है? फिक्स कॉस्ट है, ये वेरिएबल है, ये सेमी वेरिएबल है। अब बेटा हमें ये पता चल गया है कि एक यूनिट को बनाने की वेरिएबल कॉस्ट 1000 रुपीज है। क्या बोला मैंने? तो अगर 400 यूनिट्स बने थे तो 400 मल्टीप्लाइड बाय 1000 करके मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 400 यूनिट्स फाइंड आउट कर सकता हूं। 6 लाख टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट मींस मिक्स। 4 लाख सिर्फ क्या आ गया है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। 4 लाख इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 400 यूनिट्स। क्या ये 4 लाख 100% वेरिएबल ही है? कैसे आए? 400 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब 6 लाख क्या है और 4 लाख क्या है? तो टोटल कॉस्ट में से अगर मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दूं तो क्या टोटल फिक्स कॉस्ट भी आ जाएगी? प्लीज आ जाएगी। कितनी? 2 लाख। यार हम तो कह रहे थे 1.5 लाख है, 2.5 लाख है, वो जस्ट अजम्पशन थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह पता चल गया है कि इस डेटा में फिक्स कॉस्ट 2 लाख रुपया होगी। कुछ क्लियर हो गया है सर? यहाँ तक नोट कर लें। ऑल्टरनेटिव वे जो है लोअर एक्टिविटी लेवल पे, वो इंशाल्लाह फिर मैं कल बात कर खत्म करूंगा। यहाँ तक जरा नोट करके उठिएगा, अब टाइम है। क्लास में आने के लिए घड़ी और है और जाने के लिए घड़ी और है। क्लास की घड़ी थोड़ी सी पीछे है, तो देर फॉर जब घर से निकलना चाहते हैं तो जहन में आता है यार क्लास की तो घड़ी 5 मिनट पीछे है, तो अभी आराम से जाऊंगा। और वापस जाने के लिए घड़ी कौन सी बार बार देखते हैं जो 10 मिनट आगे रखी हुई है। मेरे जैसा तो नहीं है जो मैंने बात की है, ऐसी तो कोई बात नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको तो फजूल में मैंने ऐसी डिस्टर्ब किया, बार बार बता के 5 मिनट रह गए, 6 मिनट रह गए, इतना मजा आ रहा था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बात थोड़ी सी रह गई मेरी, लेकिन कोई कंफ्यूजन लेके तो नहीं कर जा रहे। ये लास्ट में क्या पढ़ के जा रहे हैं आज हम? हाइलो मेथड पढ़ रहे हैं, सेग्रीगेशन कर रहे थे। मिक्स कॉस्ट अगर दी हो तो वेरिएबल और फिक्स में सेग्रीगेट करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ बातें इंशाल्लाह मैं कल कंक्लूड करूंगा, फिर एक और क्वेश्चन भी करेंगे। आज जरा बस रिवाइज करके आइएगा, काफी कुछ हो गया आज भी, जरूर रिवाइज करके आइएगा, ठीक है प्लीज। कल इंशाल्लाह फिर अपना एक मेन टॉपिक भी स्टार्ट करना हमने। अल्लाह हाफिज। छोटी छोटी चीजें बस रिफ्रेश रखें फिलहाल। अल्लाह हाफिज। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका तो नहीं कोई क्वेश्चन आ गया?
FA1 वाले हजरात 5 मिनट क्लास में बैठे बैठे रिलैक्स कर लें, मींस आंखें बंद करनी कर लें, पुट योर हेड ऑन द डेस्क करना है तो कर लें, बाहर ना जाएं, फिर वापस आना मुश्किल हो जाता है। अगर जाना भी है तो 5 मिनट्स के अंदर अंदर वापस आ जाए।